हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको यकीनन बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर भर भर के एक्शन मौजूद है। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है जहां पर हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में हेवेंस में एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन अपीयर हुआ, जिसने की पूरे हेवन और अर्थ को शेक कर दिया, क्योंकि इस डिवाइन कुल्ड्रोन में ऐसी बेमिसाल ताकत थी जो कि किसी को भी हेवन और अर्थ का रूलर बना सकती है। तो इस डिवाइन कुल्ड्रोन को हासिल करने के लिए तीनों डिमोनिक रियलम ने वॉर शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। तो इसी चीज को देखते हुए हेवनली एम्पर और फ्लेम गॉडेस ने ह्यूमन एम्पर के साथ अलायंस क्रिएट किया ताकि वो इस वॉर को खत्म कर सके। तो हेवनली एम्पर और फ्लेम गॉडेस इस वॉर को खत्म करने के लिए एक फॉरबिडन सीलिंग टेक्निक को कास्ट करते हैं, जिससे उन्होंने डीमन एम्पर और डेविल लॉर्ड को सील कर दिया। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड का किंग था वो भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि भागने के लिए उसने एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई थी, इसलिए वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका, जिस वजह से वो वॉर को कंटिन्यू नहीं रख सकता था। तो अब वॉर के खत्म होने के बाद सारी चीजें बैलेंस हो गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके मन में डिवाइन कुल्ड्रोन को लेकर बैड इंटेंशंस थे। तो इसी चीज को देखते हुए हेवनली एम्पर और फ्लेम गॉडेस ने डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन को मॉर्टल रियलम में छुपा दिया। फिर जैसे जैसे वक्त बीता सभी लोग डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन को एक मिथ मानने लगे। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए प्रेजेंट वक्त पे आता है, जहाँ पर दो लोग हमारे हीरो जियांग हान का पीछा कर रहे थे, लेकिन जियांग हान बैम्बू फॉरेस्ट में कहीं छुप गया था। इस वजह से ये दोनों उसे आवाज देते हुए कहने लगे थे, जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। इन दोनों का अभी ये कहना ही था कि तभी हम जियांग हान को देखते हैं जो अचानक से आकर इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस लड़के ने जियांग हान के अटैक को ब्लॉक कर लिया। जियांग हान को अपने सामने देखकर ये लड़की जियांग हान से कहने लगी, छोटे भाई तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम शांति से मर जाओ, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारी बहन की शादी लॉर्ड हान से नहीं हो पाएगी। तुम्हें अपनी बहन की खुशी के लिए मरना होगा। जो कहते साथ ही वो जियांग हान पे स्लैश अटैक कर देती है, लेकिन जियांग हान उसके अटैक को डॉज करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे किल कर सको। मुझे मारने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा स्किलफुल होकर आना होगा। जो सुन के ये लड़की कहती है, अच्छा तो फिर चलो देखते हैं तुम सिर्फ बातें ही करते हो या फिर तुम्हें लड़ना भी आता है। ये कहते साथ ही उसने अपने साथी के साथ मिलकर जियांग हान के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन जियांग हान तो अकेले ही इन दोनों का मुकाबला करते हुए इन्हें पीछे धकेल देता है। तो ये लड़का जियांग बाओ जियांग हान से कहने लगा, अगर तुम्हारे फादर इतने सारे एनिमीज न बनाते तो आज तुम्हारे साथ ये ना होता। देखो कैसे तुम्हारे फादर और मदर ने तुम दोनों भाई बहन को यूं दुश्मनों के बीच अकेला छोड़ दिया। सच कहूँ तो तुम दोनों को देखकर मुझे तुम पर तरस आता है। जियांग बाओ की बात सुनकर जियांग हान उससे कहने लगा, कमीने अपनी गंदी जुबान से मेरे पेरेंट्स का नाम मत ले, क्योंकि तुझ जैसा नमक हराम मेरे पेरेंट्स का नाम लेने लायक नहीं। ये कहते साथ ही उसने जियांग बाओ पर हमला कर दिया, मगर जियांग बाओ बहुत ही आसानी से जियांग हान के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त हम इस लड़की को देखते हैं जो अचानक से जियांग हान के पीछे आकर जियांग हान पर हमला कर देती है, जिस वजह से जियांग हान हवा में उड़ गया। तो इस मौके का फायदा उठा के जियांग बाओ जियांग हान को खत्म करने जाने लगा। अब जैसे ही जियांग बाओ जियांग हान के बहुत ही ज्यादा करीब आता है, वैसे ही यहाँ का टाइम रुक गया और हम जियांग हान के लॉकेट को देखते हैं जो मिस्टीरियस तरह से चमकने लगा। उसी वक्त जियांग हान टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जो जगह और कोई नहीं एंशिएंट टाइम की डिवाइन कुल्ड्रोन थी। उस वक्त डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट आते हुए जियांग हान को डरा देती है। तो जियांग हान उससे सवाल करते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है, क्या ये हेवनली रियलम है या अंडरवर्ल्ड? जिस पे डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट उससे जवाब देती है, ना तो ये अंडरवर्ल्ड है ना ही हेवनली रियलम। अभी तुम जिस जगह पर खड़े हो वो डिवाइन कुल्ड्रोन का इनर एरिया है, मतलब कि सीधा सीधा कहा जाए तो तुम अभी डिवाइन कुल्ड्रोन के अंदर मौजूद हो, जो कि खुद में ही एक अलग दुनिया की तरह है। और मैं इस डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट हूँ। तो बच्चों मुझे हल्के में लेने की सोचना भी मत। मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह मैं हूँ। तुम्हारा यहाँ पर आना मतलब तुम्हें मेरी जरूरत है। डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट अभी यहाँ पर इसी तरह से बातें कर रही थी कि तभी हम जियांग हान को देखते हैं जो इसे इग्नोर मारते हुए यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगा। वो कल्टीवेशन करते हुए यहाँ पर खुद की इंजरीज को रिकवर कर रहा था। साथ ही साथ वो कह रहा था कि इस जगह की एनर्जी बाहर की दुनिया से बहुत ही ज्यादा डेंस है, मतलब कि बाहर की दुनिया के मुकाबले यहाँ पर कल्टीवेट करना ज्यादा फायदेमंद है। अब जियांग हान को खुद को इग्नोर करता हुआ देख ये स्पिरिट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहने लगी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे इग्नोर करने की? अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे तो मुझे बता देना था ना, फालतू में मुझे इतना सारा बोलना पड़ा। खैर छोड़ो ये सब, क्या तुम इस जगह को लेकर क्यूरियस हो? तो जियांग हान कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं। ये सुन के स्पिरिट कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं रहे। तो जियांग हान कहता है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। तो स्पिरिट कहती है, झूठ मत बोलो, तुम कुछ तो कहना चाहते होगे। बट अभी भी जियांग हान कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं कहना। ये सुन के तो डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी के अभी जियांग हान का सर फोड़ दे, लेकिन फिलहाल उसे जियांग हान की जरूरत थी, इस वजह से वो ऐसा नहीं करती। अब वो जियांग हान को बाहर की सिचुएशन बताते हुए कहती है, फिलहाल के लिए तुम बहुत ही ज्यादा करीब हो अपनी मौत के। तो जियांग हान कहता है, ये मुझे पहले से ही पता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ तो सीधा सीधा बता दो कि तुम्हें क्या करवाना है मुझसे। जो सुन के गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता मुझे तुम्हारी जरूरत है? तो जियांग हान कहता है, तुमने मुझे इस जगह पर उस वक्त बुलाया जब मैं मरने वाला था, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि तुम मेरे क्रिटिकल सिचुएशन का फायदा उठा के मुझे मैनिपुलेट करना चाहती थी। ये सुन के डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट मनी मन सोचने लगी, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा दिमागदार निकला, ये तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिमाग चलाता है। अब वो जियांग हान के पास आकर उससे कहने लगी, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ मुझे क्या चाहिए। नहीं नहीं रुको, मैं पहले
पहले तुम्हें इस वर्ल्ड के कल्टीवेशन रियलम के बारे में बताती हूँ। अभी तुम जिस दुनिया में रहते हो उसके अंदर पूरे 7 मेजर रियलम्स है। पहला है पर्पल मेंशन रियलम, दूसरा है मिस्टीरियस नेदर रियलम, तीसरा है माउंटेन सी रियलम, चौथा रिइंकार्नेशन रियलम, पांचवा हेवन ह्यूमन रियलम, छठा वॉइड ब्रेकिंग रियलम और फिर आखिरी में आता है इन सभी से पावरफुल अर्थ इमोर्टल रियलम। इन सभी रियलम के अंदर 9 लेवल्स होते हैं। अगर तुम्हें एक रियलम से दूसरे रियलम पर ब्रेक थ्रू करना है तो सबसे पहले तुम्हें 9 लेवल्स को क्लियर करना होगा, तभी जाकर तुम दूसरे रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और फिलहाल के लिए तुम पर्पल मेंशन रियलम के 5th लेवल पे हो। अभी के इस कल्टीवेशन रियलम से तुम कभी भी अपने अपोनेंट का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने अपोनेंट को हराने के लिए पावर चाहिए होगी, जो कि फिलहाल के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के समंदर में बस एक बूंद की तरह हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरा समंदर बना सकती हूँ। मगर उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें इन डिमोनिक बीस्ट के ब्लड ड्रॉप को हासिल करके मुझे देना होगा। बस तुम मेरा इतना सा काम कर दो, फिर मैं तुम्हें पूरे तीनों रियलम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बना दूंगी। जिसके बाद तो तुम तीनों रियलम के किसी भी ब्यूटी से शादी कर सकते हो। सोचो जरा, वो ब्यूटीफुल फेरीज जिनको पाने के लिए लोग तड़पते हैं वो तुम्हारी बाहों में होगी। क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे काम को करने के लिए तैयार हो? तो जियांगान यहाँ से जाते हुए कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। तो डिवाइन कुलड्रोन की स्पिरिट कहती है क्यों नहीं करोगे, ये तो तुम्हारे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। जिसपे जियांगान कहता है मैं जानता हूँ ये मेरे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, बट जो तुम्हारा टास्क है वो मेरे लेवल का नहीं। मैं चाहूँ तब भी तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये स्पिरिट कहती है अरे बेवकूफ, मैं तुम्हें अभी के अभी ये काम करने को थोड़ी बोल रही हूँ। जब तुम ताकतवर हो जाओगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो तब करना ये काम। रुको, मैं पहले तुम्हें 3 डिवाइन ब्लड लाइन एबिलिटीज देती हूँ जो तुम्हारी फिलहाल की कल्टीवेशन के हिसाब से बेस्ट होगा। ये कहते हुए उसने यहाँ पे 3 डिवाइन जेड को समन कर लिया जिनके अंदर अलग अलग पावर्स थी। अब वो इन तीनों डिवाइन जेड की एबिलिटीज को जियांगान की बॉडी के साथ इंटीग्रेट करने लगी। साथ ही साथ वो जियांगान को बता रही थी कि इसमें तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, इसलिए तुम बर्दाश्त कर लेना। तो जियांगान कहने लगा पहले बताने नहीं हुआ, अगर तुम पहले बताती तो मैं इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लेता। जब दर्द हो रहा है तब मुझे बता रही हो। तो डिवाइन कुलड्रोन की स्पिरिट कहने लगी अगर तुम्हें सन की तरह शाइन करना है तो तुम्हें सन की तरह बर्न भी होना पड़ेगा, यानी कि जलना पड़ेगा। ये कहते साथ ही उसने टाइम को अनफ्रीज कर दिया। तो अब जियांगान 2 लेवल से ब्रेक थ्रू करते हुए अपने कल्टीवेशन पोस्चर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसके बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलती है जो जियांगबाओ को जियांगान से दूर कर देती है। जियांगान को 2 लेवल से ब्रेक थ्रू करता देख ये लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी जियांगान तो पर्पल मेंशन रियलम के 7th लेवल पे पहुंच गया है, आखिर वो इतनी जल्दी 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कैसे कर पाया? उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम जियांगान को देखते हैं जिसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक डिवाइन एनर्जी रिलीज हो रही थी। और वो कह रहा था कि पहले तो तुम लोग शिकारी थे लेकिन अब मैं शिकारी बन चुका। जो सुनके जियांगबाओ कहने लगा लगता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें कुछ डिवाइन टेक्निक्स दी होंगी जिनको कि तुमने हमसे छुपा कर रखा, लेकिन चाहे तो कितनी भी डिवाइन टेक्निक यूज कर ले तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहते हुए उसने जियांगान पर अटैक कर दिया, लेकिन जियांगान उसके अटैक को डॉच करते हुए उसके सीने में अपना खंजर उतार देता है। जियांगान की स्पीड को देखकर जियांगबाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा आखिर ये कौन सी टेक्निक थी, भला कोई इतनी जल्दी मूव कैसे कर सकता है? तो जियांगान उसके सीने से अपना खंजर निकालते हुए कहता है इसे शैडो शिफ्टिंग कहते हैं। जियांगबाओ को अपनी आंखों के सामने मरता देख ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। वो जियांगान से कहने लगी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांगबाओ को मारने की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने जियांगान पर हमला कर दिया, लेकिन जियांगान शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए उसके सभी हमलों को डॉच कर लेता है। साथ ही में वो उसके ऊपर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा चुका। अब जियांगान अपने खंजर को लेके धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर ये लड़की कहती है छोड़ दो मुझे मारना मत, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो जियांगान उससे कहने लगा मेरी मदर की ही वजह से तुम लोग बीस्ट आइड में जिंदा बचे, वरना तो तुम लोग उस दिन बीस्ट का खाना बन चुके होते। जो सुन के ये लड़की कहती है मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, इसलिए मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के डिसअपीयरेंस के बारे में बता सकती हूँ। अगर तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे करीब आओ। अब जैसे ही जियांगान उसके करीब जाता है तो ये लड़की उसे मारने की कोशिश करती है, मगर जियांगान शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए सही वक्त पर उसके अटैक को डॉच कर लेता है। साथ ही साथ वो इस लड़की को लियानबाओ के पास भेज चुका। अब हम सीधे रात के वक्त का सीन देखते हैं जब जियांगान वापस जा रहा था। जहाँ पे जाते हुए वो कह रहा था कि ये बर्जर्क मोड तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, इसमें तो मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसका भी ये कहना ही था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। तो जियांगान फौरन से अपने डैगर से उसके ऊपर हमला कर चुका, मगर जियांगान का डैगर एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है। जब जियांगान पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की है जो कि अपने टाइगर बीस्ट पे सवार होकर ड्रिंक कर रही है। इस लड़की को देखते साथ ही जियांगान समझ चुका था कि ये लड़की मिस्टीरियस नेदर रियलम की एक कल्टीवेटर है। तो जियांगान इस लड़की से कहने लगा जियांग शाओटियान तो एक नंबर का कमीना है, मैंने कभी नहीं सोचा था वो मुझे मारने के लिए एक नेदर रियलम के एक्सपर्ट को हायर करेगा। तो ये लड़की जिसका नाम जावी था वो कह रही थी बेवकूफ आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, मैं
मैं तो यहाँ पे वाइन पीते हुए मूनलाइट को एंजॉय करने आई थी, लेकिन तुम हो कि तुमने मुझे किलर बना दिया। भला मैं तुम्हें किस एंगल से किलर लगती हूँ। जो सुन के जियांग जाओयी से माफी मांगते हुए यहाँ से जाने लगा, क्योंकि वो फालतू में मसले क्रिएट नहीं करना चाहता है। लेकिन तभी जाओयी जियांग को रोकते हुए उससे कहती है, क्या तुम मुझे माउंटेन से नीचे जाने तक गाइड कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांग फैमिली के प्रिजन के ऊपर आता है, जहाँ पर ग्रैंड एल्डर और जियांग की बहन लायर कैद थी। और लायर रोते हुए कह रही थी, लगता है फादर और मदर हमें भूल चुके, इसी वजह से तो वो अब तक हमें लेने नहीं आए। यह सुन के ग्रैंड एल्डर लायर से कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं भूले, वो यकीनन वापस आएंगे। तो जियांग शाओटियन यहाँ पर आते हुए कहने लगा, मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। तो लायर जियांग शाओटियन को मारते हुए उससे पूछने लगी थी कि आखिर मेरा भाई जियांग हान किधर पे है। लेकिन जियांग शाओटियन उल्टा लायर से ही कहने लगा कि अगर वो बता देती है कि उसके फादर का डिवाइन टेक्निक किधर पे है तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। तो लायर उसे धमकी देते हुए कहती है, जब मेरे फादर यहाँ पे आएंगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुमसे हर चीज का हिसाब लेंगे। ये सुन के वो लायर पे हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है। साथ ही वो ग्रैंड एल्डर से कहने लगा, तुम ही वो हो जिसने जियांग हेंगशु को हमारे पास लाया था। पहले तो वो जियांग फैमिली का 4th एल्डर बना, फिर तुम सभी लोगों ने मिलकर उसे क्लैन लीडर बना दिया। लेकिन 5 साल पहले अफरा तफरी के माहौल में उसने जियांग फैमिली को अबेंडन कर दिया, जिसके बाद पूरे क्लैन को मैंने संभाला। तो चलो अब बताओ कि उसके डिवाइन स्किल की मैनुअल किधर पे है। तुम उसके बहुत ही ज्यादा करीब थे, तुम्हें तो पता ही होगा। जियांग शाओटियन की बात सुनकर ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगे, जियांग हेंशु क्लैन लीडर इसलिए नहीं बना था कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, वो इसलिए बना क्योंकि वो राइचियस पाथ को फॉलो करता था। वो तुम्हारी तरह लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता था, वो हर किसी को एक बराबर समझता था। इसी क्वालिटी की वजह से वो क्लैन लीडर बना। ये सुन के जियांग शाओटियन हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने राइचियस? अगर वो कमीना राइचियस पाथ को फॉलो करता था तो फिर 5 साल पहले केओस के वक्त उसने हमारी फैमिली को अबेंडन क्यों कर दिया? ये कहते हुए वो ग्रैंड एल्डर को टॉर्चर करने लगता है। साथ ही साथ वो कहने लगता है, मेरा सबर मत आजमाओ, जल्दी से बताओ कि आखिर जियांग हेंगशु की डिवाइन टेक्निक्स किधर पे है। जो सुन के ग्रैंड एल्डर कहने लगे, जियांग हेंगशु को किसी भी डिवाइन टेक्निक की कोई भी जरूरत नहीं थी, वो खुद में इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर उसके पास कोई डिवाइन टेक्निक होती भी तब भी मैं तुम जैसे इविल को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। तुमने प्रीवियस क्लैन लीडर और सेकंड एल्डर को बस इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि तुम नया क्लैन लीडर बनना चाहते थे। तुम इतने में ही नहीं रुके, तुमने जियांग हेंगशु के बच्चों को भी टॉर्चर किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको लेकर तुम्हारे अंदर हेट्रेड और जेलिसी थी। ये सुन के वो ग्रैंड एल्डर को पंच मारते हुए इस जगह पर अपने चमचे को समन कर लेता है, जो कि लायर को यहाँ से लेकर जाने लगा। ये देख के ग्रैंड एल्डर उससे सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि आखिर तुम लायर को कहाँ लेकर जा रहे हो। तो जियांग शाओटियन कहने लगा कि इसके लिए मैंने एक अच्छी फैमिली ढूंढी है जहाँ पर इसकी शादी होने वाली है। ये सुन के ग्रैंड एल्डर जियांग शाओटियन से कहने लगे थे, तुम लायर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अभी वो इन सब चीजों के लिए छोटी है। तो जियांग शाओटियन रुकते हुए ग्रैंड एल्डर से कहने लगा कि उसने जियांग हान का बंदोबस्त कर दिया है, अब तक तो वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच भी गया होगा। ये सुन के ग्रैंड एल्डर खून की उल्टी करने लगे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके बूढ़ा लॉर्ड हान के ऊपर आता है, जो कि लायर से शादी करने आया था। वहीं पे जियांग शाओटियन उसे बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम कर रहा था। साथ ही वो कह रहा था, मुझे उम्मीद है लॉर्ड हान जियांग फैमिली का अच्छे तरह से ख्याल रखेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत ही जल्द हम दोनों रिश्तेदार बनने वाले हैं। यह सुन के लॉर्ड हान कहने लगा था, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो तुम्हें मिल जाएगा। यह सुन के जियांग शाओटियन फौरन से ऑर्डर देता है कि लायर को यहाँ पे लाया जाए। तभी हम दूसरे सीन में दुल्हन को यहाँ पे आते हुए देखते हैं। तो लॉर्ड हान उसे लालच भरी निगाहों से देखने लगा। हालांकि अभी के लिए उसे ये नहीं पता था कि ये दुल्हन ना होकर जियांग हान है। अब जैसे ही वो दुल्हन के घूंघट को उठाने वाला था, वैसे ही हम जियांग हान को देखते हैं जो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लॉर्ड हान टेलीपोर्ट होते हुए जियांग हान के अटैक से बच जाते हैं। उसी वक्त जियांग हान दुल्हन वाले कपड़ों को हटाते हुए जियांग शाओटियन से कहने लगा, कमीना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही उसने जियांग शाओटियन पर हमला कर दिया, लेकिन जियांग शाओटियन का चमचा बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही वो जियांग हान से कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी क्लैन लीडर पर यूं हमला करने की। जिसपे जियांग हान कहता है, काय का क्लैन लीडर? जियांग फैमिली के क्लैन लीडर मेरे फादर है, ये कमीना जियांग फैमिली का हेड क्या कुत्ता बनने के भी लायक नहीं। जो कहते साथ ही जियांग हान ने जियांग डोंग पर वापस से हमला कर दिया। तो जियांग डोंग इस मर्तबा भी जियांग हान के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही अब वो अपने रियल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था, इस वजह से अब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो। जो कहते हैं साथ ही उसने जियांग हान पर एक पावरफुल स्लैश अटैक चल चुका, जिस वजह से उस जगह पर धुआं धुआं हो जाता है। तो ये देख के जियांग डोंग को लगने लगता है कि उसने जियांग हान को खत्म कर दिया। इसलिए वो कहने लगा, आज तक मेरे इस अटैक से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है, तो भला एक 2 कौड़ी का बच्चा मेरे इस अटैक के सामने कैसे टिक सकता है। लेकिन तभी हम जियांग हान को देखते हैं जो छत पर लटका हुआ था, और वो जियांग डोंग से कह रहा था, आखिर तुम किस जीत की खुशी मना रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं अर्ली सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं होता? ये कहते साथ ही वो नीचे आ गया। जियांग हान को जिंदा देखकर जियांग डोंग वापस से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन जियांग हान इस मर्तबा पलक झपकते ही जियांग डोंग को खत्म कर चुका। जियांग डोंग को खत्म करने के बाद वो जियांग शाओटियन से कहने लगा कि अब तुम्हारी बारी। तो जियांग शाओटियन कहने लगा, अच्छा ऐसा है तो फिर चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे खत्म करते हो। ये सुनते साथ ही जियांग हान ने जियांग शाओटियन पर हमला कर दिया, लेकिन जियांग शाओटियन की कल्टीवेशन ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ही आसानी से जियांग हान के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर जियांग हान दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जियांग शाओटियन बहुत ही आसानी से जियांग हान के सभी हमलों को डॉज करता जा रहा था। साथ ही साथ वो जियांग हान को गले से पकड़ते
हुए दूर भी पुश कर देता है और कहने लगता है क्या तुम इस तरह से मुझे खत्म करोगे। ये सुन के जियांग हान बर्जर्क मोड में आते हुए कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ, चलो आओ और फिर से ट्राई करो। जियांग हान के बर्जर्क मोड को देखकर जियांग शाओटियन उससे कहने लगा लगता है तुम डिमोनिक पाथ पर चल चुके हो, तो अब मैं तुम्हें हेवेंस की जगह पे इसके लिए पनिश करूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे अपने कल्टीवेशन पोस्चर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे साफ दिख रहा था कि वो पर्पल मेंशन रियलम के हाईएस्ट लेवल पे है। अब शाओटियन जियांग हान पर हमला कर देता है, लेकिन जियांग हान सभी हमलों को बहुत ही आसानी से शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए डॉज करता जा रहा था। जियांग हान के इस एबिलिटी को देख लॉर्ड हान कहने लगा इसके पास आखिरकार इस तरह की एबिलिटी आई कैसे, जरूर ये कोई डिवाइन एबिलिटी होगी। तो शाओटियन जियांग हान पर अटैक करते हुए कहता है भले ये कोई डिवाइन एबिलिटी है मगर फिर भी ये जीने के लिए यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। शाओटियन के अटैक की वजह से जियांग हान पीछे धकेला गया, मगर तभी शाओटियन ने जियांग हान के पेट पर एक जोरदार मुक्का झड़ दिया, लेकिन फिर भी जियांग हान यहाँ पर हंस रहा था और वो हंसते हुए यहाँ से गायब हो गया, जो देखकर तो शाओटियन बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसी वक्त जियांग हान शाओटियन के पीछे अपीयर होकर उसके अंदर अपना डैगर घुसा चुका। साथ ही वो कहता है ये ग्रैंड एल्डर की तरफ से जो तुमने उन्हें टॉर्चर किया। जो कहने के बाद जियांग हान ने शाओटियन के हाथ को भी काट दिया और कहने लगा कि ये पुराने क्लैन लीडर और सेकंड एल्डर की तरफ से। जियांग हान के ऐसे ब्रूटलनेस को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उसी वक्त शाओटियन जियांग हान के ऊपर हमला करते हुए कहता है चाहे तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे मार नहीं सकते। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपनी डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट करने लगा, जिस वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, मगर जियांग हान एक स्लैश अटैक करते हुए उसे नीचे पटक चुका। साथ ही जियांग हान शाओटियन से कहने लगा क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें ऐसा भी दिन देखना होगा। तुमने मुझे, मेरी बहन को और क्लैन के काफी सारे एल्डर्स को बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया है, इसलिए आज मैं उन सबका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। ये सुनते साथ ही शाओटियन एक पिल निकालकर उसे कंज्यूम कर लेता है। साथ ही वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हुए जियांग हान को पीछे हटा चुका और अब वो बिना वक्त जाया किए सीधा जियांग हान को मारने चला जाता है। जो देख के जियांग हान उससे कहने लगा आप बताओ कि कौन यहाँ पर जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा। ये कह के उसने शाओटियन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन शाओटियन के पास एक बहुत ही रेयर लाइफ प्रोटेक्शन तालिस्मान था, जिसका यूज करते हुए कोई भी अपनी मौत को टाल सकता है तब तक जब तक कि उसका कोई बॉडी पार्ट जिंदा हो। तो शाओटियन अपने बचे हुए मुंह से खुद को रिजरेक्ट करने लगा। साथ ही साथ वो लॉर्ड हान से मदद भी मांग रहा था, मगर लॉर्ड हान तो उसके पास इतना रेयर ट्रेजर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वो मनी मन सोचने लगे जियांग फैमिली तो एक कमजोर फैमिली है, तो आखिर इन लोगों के पास इस तरह की लाइफ सेविंग ट्रेजर कैसे हो सकती है। तभी हम जियांग हान को देखते हैं जो शाओटियन के मुंह पर पैर रखते हुए कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे भीख मांगो। जो सुनकर शाओटियन जियांग हान को धमकी देते हुए कहता है कि मेरा बेटा जियांग पेंग क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल है, अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे खत्म कर दिया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शाओटियन की बात सुनकर जियांग हान उससे कहने लगा अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ कि मेरे पेरेंट्स के गायब होने के पीछे तुम्हारा क्या हाथ है। तो शाओटियन जियांग हान को बताने लगा कि उसने उसके पेरेंट्स को क्लाउड ड्रीम सिटी भेजा था एक मैसेज को डिलीवर करने। ये सुनते साथ ही जियांग हान ने जियांग शाओटियन के मुंह को खत्म कर दिया, क्योंकि शाओटियन से जियांग हान को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे मिल चुकी। अब जियांग हान गुस्से में लॉर्ड हान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या तुम्हारा भी हाथ मेरे पेरेंट्स के गायब होने के पीछे था। जियांग हान को ये गुस्से में देखता हुआ देख लॉर्ड हान के साथ आया हुआ बंदा लॉर्ड हान से कह रहा था कि मास्टर ये मुझे डरा रहा है। जो सुनते साथ ही लॉर्ड हान अपने चमचों को जियांग हान के ऊपर हमला करने का बोलता है, तो उसके चमचे फौरन से जियांग हान के ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़े, लेकिन उसी वक्त एक बहुत ही बड़ा हैमर आकर इन लोगों को दूर पुश कर देता है। इस हैमर को देखकर लॉर्ड हान समझ चुका था कि ये तो जूई है, इसलिए वो मनी मन कहने लगा आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसी वक्त जूई इस जगह पर आते हुए जियांग हान से कहने लगी कि उसकी बहन और ग्रैंड एल्डर बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे उन दोनों की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसी वक्त लॉर्ड हान जूई से कहने लगा यंग पवेलियन मास्टर क्या आप इस लड़के जियांग हान को जानती हो। तो जूई कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये मेरे गॉड किलिंग स्क्वाड का मेंबर है। तो लॉर्ड हान कहता है जियांग हान का नाम गॉड किलिंग स्क्वाड के लिस्ट में नहीं, इसलिए आखिर ये कैसे गॉड किलिंग स्क्वाड का मेंबर हो सकता है। तो जूई कहने लगी 2 घंटे पहले ही मैंने इसे अपने गॉड किलिंग स्क्वाड में शामिल किया। जियांग हान में मुझे बहुत ही रेयर डिवाइन एबिलिटीज दिखी, तो इस वजह से मैं चाहकर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो लॉर्ड हान कहने लगता है जब तक जियांग हान हमारे पवेलियन का डिसाइपल रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक वो गॉड किलिंग स्क्वाड को ज्वाइन नहीं कर सकता। रूल्स के मुताबिक पहले उसे पवेलियन का डिसाइपल बनना होगा। ये सुनकर जूई अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लॉर्ड हान के ऊपर हमला कर देती है। साथ ही साथ वो कहती है रूल्स मेरे लिए नहीं बने, रूल्स तुम जैसे लोगों के लिए बने हैं। जूई को खुद के ऊपर हमला करता देख लॉर्ड हान एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता, जिस वजह से जूई के अटैक की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। अब जूई उससे कहने लगी आइंदा मुझे रूल्स की पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना। तो लॉर्ड हान कहने लगा मिस हाँ मैं समझ गया, आप बिल्कुल सही कह रही हो, रूल्स आपके लिए नहीं बने। तो जूई उससे कहने लगी जब मैं पवेलियन मास्टर बनूंगी तब मैं तुम्हें एल्डर बनाऊंगी, इसलिए तब तक तुम तमीज से रहना। जो सुनके लॉर्ड हान कहता है यंग पवेलियन मास्टर मुझ पर दया दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ अब लॉर्ड हान यहाँ से अपने साथियों के साथ वापस चला गया। जूई के हेल्प के लिए जियांग हान उसे शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था मिस आपका शुक्रिया। तो जूई कहती है तुम मुझे मिस मत बोलो, तुम मेरे नाम से भी मुझे पुकार सकते हो। ये कहते साथ ही वो सीटी बजाकर अपने टाइगर को यहाँ पे समन कर लेती है, जिसके ऊपर ग्रैंड एल्डर और लायर सवार थे। अब लायर फौरन से आकर जियांग हान के गले लग गई। तो जियांग हान उससे पूछने
लगा क्या तुम ठीक हो, जिसपे लायर कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ग्रैंड एल्डर को बहुत ही ज्यादा चोट आई है। तो ग्रैंड एल्डर कहता है तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हमें वापस से अपने क्लैन को रीबिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए। तो जियांगन एल्डर से कहता है एल्डर अब आपको ही क्लैन को वापस से रीबिल्ड करना होगा, क्योंकि मैं लायर को लेके अपने पेरेंट्स को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स अभी भी जिंदा है। तो एल्डर कहते हैं ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे पेरेंट्स गायब होने से पहले आखिरी मर्तबा शाउटियान से मिले थे और वो लोग किसी गोल्डन फॉक्स का जिक्र कर रहे थे। जो सुन के जियांगन समझ जाता है कि अब उसे सबसे पहले गोल्डन फॉक्स को तलाश करना होगा। इसलिए अब जियांगन और लायर ग्रैंड एल्डर को रिस्पेक्ट पेश करते हुए जुई के साथ क्लाउड ड्रीम पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। इसी के साथ हमारे हीरो की मेन कल्टीवेशन जर्नी यहाँ से शुरुआत हो गई। अब ये लोग कुछ ही देर में क्लाउड ड्रीम सिटी पहुंच गए, जहाँ पर आने के बाद डिवाइन कुलड्रोन की स्पिरिट को कैंडी दिखाई देता है, इसलिए वो उसे लेने की कोशिश करती है, मगर वो उसे नहीं ले पाती। तो वो कहने लगी जब उसके पास फिजिकल बॉडी आ जाएगी तब वो दुनिया के सारे खाने को टेस्ट करेगी। तभी जुई जियांगन को ये माउंटेन दिखाते हुए कहती है इसी माउंटेन पर पूरा क्लाउड ड्रीम पवेलियन बसा हुआ है, जहाँ पे मेरी मदर के साथ काफी सारे पावरफुल एल्डर्स का रेसिडेंस है, और अब तुम लोगों का रेसिडेंस भी इसी माउंटेन पर होगा। ये कहते साथ ही वो जियांगन और लायर को उनके रहने के जगह पर लेकर आ गई, जहाँ पे जाते साथ ही जियांगन को काफी सारे अंडरवियर्स दिखाई देते हैं जो अभी के लिए सूख रहे थे। ये देखते साथ ही उसने लायर और अपनी आंख बंद कर ली। साथ ही साथ वो जुई से कहने लगा आखिर तुम हमें ये किस जगह लेकर आ गई। उसका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर एल्डर लियू आ गए, जो एक बीस्ट को भी अपने साथ लाए थे। अब वो जुई से कहने लगे अच्छा हुआ तुम आ गई, रात में हम लोग मटन पार्टी करेंगे। जो सुन के लायर के मुंह में पानी आने लगा। तभी जुई यहाँ से जाते हुए जियांगन को एक टोकन दे देती है और कहती है जाकर तुम सबसे पहले क्लाउड ड्रीम पवेलियन में अपना नाम रजिस्टर करो, उसके बाद हम बाकी की चीजें देखेंगे। ये सुन के जियांगन अपनी बहन के साथ क्लाउड ड्रीम पवेलियन के रजिस्ट्रेशन हॉल आ गया, लेकिन उसे वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हॉल का गार्ड था वो जियांगन की कल्टीवेशन देखकर उसका मजाक उड़ा रहा था। जो देखकर डिवाइन कुलड्रोन की स्पिरिट जियांगन से कहने लगी जाकर तुम इसका मुंह तोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है। तभी लायर जियांगन से कहने लगी ब्रदर कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो हम कहीं और रह लेंगे, वैसे भी जहाँ पर तुम रहोगे वही मेरा घर होगा। अभी उसका यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर डीकन चेनजोंग आ गया, लेकिन इससे पहले कि जियांगन उस टोकन को ले पाता उसी वक्त इस जगह पर एक डिसाइपल आ गया जिसने की इस टोकन को ले लिया, और वो डीकन चोंग से कह रहा था क्लाउड ड्रीम पवेलियन में सिर्फ टैलेंटेड लोग ही एंट्री ले सकते हैं, अगर आप हर किसी को इसी तरह से पवेलियन में एंट्री दे देंगे तो इससे बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। दरअसल इस डिसाइपल का नाम लिनफेंग था और इसका जो साथी था उसे जियांगन पहले से ही जानता है, क्योंकि वो शाउटियान का बेटा जियांगपेंग है। जियांगपेंग को देखकर लायर यहाँ पे घबराने लगी, लेकिन जियांगन उसे शांत कराते हुए कहता है डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी डीकन चोंग जियांगन से कहने लगा देखो मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता था मैंने वो किया, मगर अब इसके आगे क्या करना है वो तुम खुद देखो। जो सुन के जियांगन अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है कि उसे किसी भी तरह से इस पवेलियन में एंट्री लेनी ही होगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स के गायब होने के पीछे इस पवेलियन का भी लिंक है। तो अब वो डीकन चोंग से कहने लगा पवेलियन में इंटर होने के लिए मुझे जो कुछ भी टेस्ट देना होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो सुन के डीकन चोंग जियांगन को 3 मिस्टिक वाइट रियलम के वॉरियर के साथ फाइट करने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम इन लोगों को हरा नहीं भी पाओगे तो भी चलेगा, बस तुम्हें इन्हें किसी भी तरह से घायल करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम ऑफिशियली इस पवेलियन के डिसाइपल बन जाओगे। ये सुन के जियांगन भी इस चीज के लिए राजी हो गया। उसी वक्त हम इस लड़की को देखते हैं जो जियांगन से कह रही थी तुम एक नंबर के ट्रैश हो, तुम जैसा ट्रैश हमारे पवेलियन में एंट्री लेने के लायक नहीं, और इस बात को मैं अभी साबित कर दूंगी। जो कहते हैं साथी वो अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर जियांगन के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जो देखकर इन लोगों को लगने लगता है कि जियांगन का गेम ओवर हो चुका। मगर तभी हम जियांगन को देखते हैं जो बर्जर्क मोड में आ चुका, और वो बारी बारी करके इस लड़की के दोनों साथियों को एलिमिनेट कर देता है, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। जियांगन की स्पीड को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वो कहने लगी आखिर इतनी जल्दी कहाँ पे गायब हो जा रहा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम जियांगन को देखते हैं जो उसके पीछे आते हुए कहता है क्या हुआ, तुम आगे क्या देख रही हो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। ये कहते हैं साथ ही उसने उस लड़की का भी गेम बजा दिया। लेकिन तभी हम जियांगपेंग को देखते हैं जो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बहुत ही तेजी से अपने शॉट से जियांगन के ऊपर हमला कर चुका, जिस वजह से उसका शॉट जियांगन के आर पार चला जाता है। तो इस वजह से उसे लगने लगता है कि उसने जियांगन को खत्म कर दिया, क्योंकि जियांगन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी शैडो पीछे रह गई, और जियांगन एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए जियांगपेंग के दांत ही तोड़ देता है। साथ ही साथ वो उससे कहने लगता है तुम अभी भी बच्चे हो मेरे सामने, इसलिए औकात में रहा करो। जियांगन की पावर को देखकर सभी डिसाइपल्स उसकी तारीफ करने लगे। वो लोग कहने लगे जियांगन तो एक ट्रू जीनियस है। अब जियांगन डीकन चोंग से अपना टोकन लेके यहाँ से वापस जाने लगा, जो देखकर जियांगपेंग लिनफेंग से कह रहा था कि सीनियर आखिर आप यहाँ पे यूं खड़े क्यों हो, उसने मेरी आज इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी कि आप फिर भी कुछ भी नहीं करोगे। तो लिनफेंग कहने लगा अभी इस चीज का वक्त नहीं आया, जब सही वक्त आएगा तब इसे भी ठिकाने लगा दिया जाएगा, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब हम दूसरे सीन में डिवाइन कुलड्रोन की स्पिरिट और लायर को देखते हैं जो मटन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, उनके मुंह में तो पानी आ रहा था। उसी वक्त जुई जियांगन को अपने साथ लेकर जाने लगी। वो कहने लगी चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाना चाहती हूँ। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये न्यू सीरीज कैसी लगी।
हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैटरिंग द गैलेक्सी के पार्ट 2 को। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम दो डिसाइपल्स को देखते हैं जो जंगल में मौजूद किसी अजीब से डाइस के पास आ पहुंचे। इस जगह पर आने के बाद ये लड़की अपने साथी से कह रही थी, भला हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा। तो इस लड़की का साथी कहता है, मास्टर ने हमें जो काम दिया है तुम उस पर फोकस करो, क्योंकि जैसे ही हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा हम यहाँ से तुरंत ही भाग जाएंगे। जो कहने के बाद अब ये डिसाइपल अपने पास से एक तालिस्मान निकालकर उसे इस डाइस के सेंटर में सेट करके एक्टिवेट करने लगा। तो ये लड़की भी इस तालिस्मान को एक्टिवेट करने में अपने साथी की मदद करने लगी, जिस वजह से इस डाइस पर लगा हुआ सील हट गया और चारों तरफ रेड मिस्ट फैलते हुए उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक डिमोनिक मॉन्स्टर निकल कर आता है, जिसको देखते साथ ही ये दोनों डिसाइपल्स डर के मारे यहाँ से भागने लगे। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर जूई और जियांगान पर आया, जो कि व्हाइट टाइगर पर सवार होकर कहीं पर जा रहे थे। दरअसल जूई अपने गॉड किलिंग स्क्वाड के बाकी के साथियों के पास जा रही थी। जूई के जो साथी थे वो उसके एब्सेंस में मिशन कंप्लीट करने चले गए थे। इस वजह से जूई को अपने साथियों की फिक्र हो रही थी। वो कह रही थी, अगर मेरे साथियों को कुछ भी हुआ तो मैं फॉरेन अफेयर्स के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आखिर उनकी हिम्मत कैसे भी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे साथियों को मिशन पर भेजने की। ये सब कहते हुए वो जियांगान से कह रही थी कि इस जंगल में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स है। अगर कभी तुम्हारा मुकाबला थर्ड टीयर के मॉन्स्टर से हो जाए तो तुम यहाँ से फौरन से भाग जाना, क्योंकि थर्ड टीयर के मॉन्स्टर्स माउंटेन सी रियलम के कल्टीवेटर जितने पावरफुल होते हैं। अपनी जान बचाना कोई शर्म की बात नहीं, इस वजह से वहाँ पर तुम हीरोगिरी मत करना। ऐसे सिचुएशन में ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने आप को जिंदा रखें। तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम डर के भाग रहे हो। अपनी जान बचाना कायरता नहीं होती, समझदारी होती है। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जब कभी भी कहीं पर भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान खतरे में है तो वहाँ से फौरन से निकल जाना। जियांगान को ये सब बताते हुए वो एक जगह पर आकर रुक जाती है, जो देखकर जियांगान उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुकी, क्या आगे कुछ प्रॉब्लम है। जिस पे वो कहती है, मुझे लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में आ चुकी, क्योंकि माउंटेन के अंदर जाने का रास्ता ये नहीं है। उसका ये कहना ही था कि तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम लान था, और वो अपने एक्सप्लोजिव तालिस्मान को फ्लेक्स करते हुए अपने सामने के मॉन्स्टर्स को डरा रहा था। मगर जो ये मॉन्स्टर्स है वो इससे डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, वो उल्टा और भी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से इसके ऊपर हमला करने आने लगे। ये देख के लान कहने लगा, लगता है तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने एक्सप्लोजिव तालिस्मान को इन मॉन्स्टर्स के पास थ्रो कर देता है। अब इसके एक्सप्लोजिव तालिस्मान मॉन्स्टर्स के पास जाते साथ ही एक्सप्लोड होने लगे, जिस वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स तो यहाँ पे मारे जाते हैं। मगर जो मॉन्स्टर्स बच चुके थे वो इसके पीछे भागने लगे, जो देखकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा डर चुका, क्योंकि उसके जो एक्सप्लोजिव तालिस्मान थे वो खत्म हो चुके। तो इस वजह से अब वो इन मॉन्स्टर्स से अपनी जान बचाकर भागने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अभी नहीं भागेगा तो बाद में भागने लायक नहीं बचेगा। अब वो जितना हो सके उतना तेजी से यहाँ से भागते हुए अपनी सीनियर सिस्टर को आवाज देने लगा। वो कह रहा था, सीनियर मुझे बचा लो, वरना ये जो मॉन्स्टर्स है वो मुझे खत्म कर देंगे। उसके कहते साथ ही हम इस जगह पर एक लड़की को आते हुए देखते हैं, जिसके यहाँ पर आते ही इस जगह का इन्वायरमेंट कोल्ड हो गया। अब ये लड़की अपने आइस पावर का यूज करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर चुकी। दरअसल ये जो लड़की थी इसका नाम किन्यूवी है। उसी वक्त इस जगह पर हम एक और बंदे को आते हुए देखते हैं, जो अपने एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इन फ्रीज हुए मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुका। जो देख के तो लान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, ब्रदर लियू मैंग, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, दिन ब दिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा तो तुम बहुत ही जल्द बहुत पावरफुल बन जाओगे। इतने पावरफुल कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारी स्ट्रेंथ से जानेंगे। लान की बातों पर ये दोनों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो इसे इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगे। जो देख के लान इन दोनों से कहता है कि हमारा काम बस इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने का था, जो कि हम कर चुके, इसलिए हमें अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी तरह से यहाँ पे रहेंगे तो फिर और भी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स आएंगे, जो कि हमें कभी भी खत्म कर सकते हैं। वैसे भी ये कोई खेलने कूदने की जगह नहीं, ये फॉरबिडन जोन है। लान की बकवास सुन के किन्यूवी उसे चुप करा देती है और कहती है, अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो दफा हो जाओ, क्योंकि तुम जैसे लूजर्स के लिए हमारे टीम में कोई भी जगह नहीं। वैसे भी यहाँ पे तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, तो जाना है तो चले जाओ। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होके जियांगान और जूही के ऊपर आया, जो कि आउटर जोन में मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे थे, जहाँ पे कुछ ही देर में इन दोनों ने आउटर जोन में काफी सारे मॉन्स्टर्स को सफा कर दिया था। मगर ये मॉन्स्टर्स थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही एक मॉन्स्टर मर रहा था तो दूसरा आ जा रहा था। ये देख के जियांगान को यहाँ पर कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, इसलिए जूही और जियांगान सबसे पहले इनर जोन जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही सारी चीजें पता चलेगी कि आखिर ये मॉन्स्टर्स इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे। इनर जोन जाते हुए रास्ते में डिवाइन कुलड्रोन की स्पिरिट शाओबाई जियांगान से कहने लगी कि उसे इनर जोन में कुछ फेमिलियर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बीस्ट वहाँ पर मौजूद है, जिसका ब्लड अगर उसे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी ये व्हाइट टाइगर अचानक से रुक गया, क्योंकि जूही को इनर जोन के आसमान में एक फ्लेयर सिग्नल देखने को मिलता है, जिस सिग्नल को देखते साथ ही वो पहचान जाती है कि ये तो उसके साथी का सिग्नल है। इस वजह से वो फौरन से तेजी में इनर जोन की तरफ जाने लगी। वहीं पर हम इनर जोन में लान को देखते हैं, जो एक पेड़ पर लटका हुआ था, और इसी ने ये फ्लेयर सिग्नल रिलीज किया, क्योंकि शुरुआत में हमने जिस मॉन्स्टर को देखा था वो लान के पीछे पड़ चुका है। अब लान बड़े ही चौड़ में आते हुए इस मॉन्स्टर को डराते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझ पर हमला करने की, बस तुम यहाँ पर कुछ देर और रुक जाओ, देखो कैसे बैकअप टीम आकर तुम्हारा कचुम्बर बनाती है। तुमने लॉर्ड लान पर हमला करने की जुर्रत की, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मुझ पर हमला करने की सजा कोई आम सजा नहीं, सजाए मौत होगी। लान की
बातों की वजह से ये डिमोनिक मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो गुस्से में आकर लान जिस पेड़ पर लटका हुआ था उसी पेड़ पर हमला करने लगा, जिस वजह से वो पेड़ जोरों से हिलने लगा, जो देखकर लान की एकड़ी एक ही बार में निकल जाती है। अब लान अपने माइटी टोन को सीधा रोतुडू टोन में चेंज करते हुए किन्युवी से हेल्प मांगने लगा। वो कहने लगा, सीनियर मुझे बचा लो वरना आप अपने इस जूनियर को कभी भी नहीं देख पाओगी। क्या आप अपने इस प्यारे से जूनियर को हमेशा के लिए खोना चाहती हो? लान अभी यहाँ पे ये कह ही रहा था कि वहीं पे किन्युवी और ल्यूमैंग इस मॉन्स्टर को किस तरह से मारा जाए प्लान कर रहे थे। अब जैसे ही किन्युवी की प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो ल्यूमैंग से कहती है कि वो सामने से हमला करेगी और ल्यूमैंग को पीछे से अचानक आकर इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना होगा। तो ल्यूमैंग किन्युवी की बात समझ चुका, जो देखकर किन्युवी फौरन से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर सामने से हमला करने चली जाती है। जो देखकर ये डिमोनिक मॉन्स्टर भी किन्युवी के ऊपर तेजी से हमला करने जाने लगा, मगर किन्युवी बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो शांत रहकर अपने एक्सट्रीम आइस पावर को एक्टिवेट कर लेती है। जैसे ही ये मॉन्स्टर किन्युवी के करीब आता है वैसे ही किन्युवी अपने आइस पावर को रिलीज करते हुए इस मॉन्स्टर को फ्रीज कर चुकी। जिस मौके का फायदा उठाकर ल्यूमैंग ने इस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया। ल्यूमैंग के हमले की वजह से ये मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर जाता है, जो देख के लान को लगने लगता है कि ये मॉन्स्टर फाइनली मारा जा चुका। वो इसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़ों को गिनते हुए कहता है, अब तुम्हारे पूरे 7 टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि तुमने मुझे लॉर्ड लान को मारने की कोशिश की, तो तुम्हारा तो ये हाल होना ही था। देखो किस तरह से अब तुम्हारी बॉडी 7 टुकड़ों में बट चुकी। उसका भी ये कहना ही था कि तभी इस डिमोनिक मॉन्स्टर की बॉडी वापस से रिजरेक्ट होने लगी। जो देखकर लान कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है, भला ये मॉन्स्टर अब तक मरा क्यों नहीं? ये कहते साथी वो डर के मारे वापस से पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया। जो देखते साथी किन्युवी इस पेड़ के ऊपर एक स्लैश अटैक करते हुए इसे बीच में से काट देती है। तो ल्यूमैंग इस पेड़ को लेकर यहाँ से भागने लगा, क्योंकि इन लोगों को समझ आ चुका था कि इस मॉन्स्टर का मुकाबला कर पाना अब इनके बस की बात नहीं। बेहतर यही होगा कि वो लोग फौरन से यहाँ से भाग जाए। ल्यूमैंग की ताकत को देख लान वापस से उसकी तारीफ करने लगा। वो कहने लगा, बड़े भाई तुसी ग्रेट हो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो वापस से पूरी तरह से रिजरेक्ट हो चुका। रिजरेक्ट होते साथ ही वो इन्हें चेस करने लगा। जो देखकर बेचारा लान जो पेड़ की डाली पर लटका हुआ था वो ल्यूमैंग को चीयर करते हुए मोटिवेट करने लगता है, ताकि ल्यूमैंग और भी तेजी से भाग सके। और इधर ऊपर की तरफ से जियांगान और जूई भी ये सब देख पा रहे थे। अब ल्यूमैंग भागते भागते एक ऐसे जगह पर आ जाता है जहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं था, मतलब कि आगे खाई थी। जो देख के इन लोगों को समझ नहीं आता कि अब ये लोग क्या करें, क्योंकि आगे खाई है तो पीछे कुआं। ये लोग दोनों जगह में से कहीं भी नहीं जा सकते। इधर इस मॉन्स्टर को अपने करीब आता देख लान एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। वहीं पर ये मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से ल्यूमैंग और किन्युवी के ऊपर छलांग लगा चुका। अब इससे पहले कि ये मॉन्स्टर इन दोनों के ऊपर हमला कर पाता, उसी वक्त हम जियांगान को देखते हैं जो शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से यहाँ पर आ गया और वो यहाँ पे आते साथ ही इस मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है। जियांगान को अचानक से यहाँ पे देख ये तीनों लोग हैरान हो गए और इधर पे शाओबाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो खुश होते हुए कहने लगी, अरे ये तो 3rd टियर का एंशिएंट बीस्ट है जिसका मुझे ब्लड चाहिए। जो सुन के तो जियांगान बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका। वो कहने लगा, ये तो वही बीस्ट है जिसको मैंने डिवाइन कुलड्रोन के अंदर देखा था, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा? तो शाओबाई कहने लगती है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। वो अभी यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी ये बीस्ट जियांगान पर हमला करने जाने लगा। जो देखते साथ ही जियांगान ने इस बीस्ट के ऊपर स्लैश अटैक कर दिया, जिस वजह से ये बीस्ट दूर जाकर गिरने लगा। मगर तभी व्हाइट टाइगर आकर इस बीस्ट को पकड़ते हुए इसे ऊपर उछाल देता है, जहाँ पे जूई अपने हैमर के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर जोरों से जाकर जमीन से हिट हो गया। उसी वक्त हम लान को देखते हैं जो जियांगान को ढूंढते हुए कह रहा था, आखिर ये पर्सन गया कहाँ जिसने अभी हमारी जान बचाई? उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम जियांगान को देखते हैं जो जमीन के अंदर से निकल के आकर इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक कर देता है, जिस वजह से इस मॉन्स्टर की बॉडी दोबारा से टुकड़ों में बट गई। मगर ये यहाँ पे फिर से रिजरेक्ट होने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त जूई फायर तालिस्मान का यूज करते हुए इसको जला देती है, तो इस वजह से ये मॉन्स्टर यहाँ पे रिजरेक्ट नहीं हो पाया। अब हम लान को देखते हैं जो बहुत ही तेजी में जूई की तरफ भागने लगा। वो कहने लगा, बॉस फाइनली तुम आ गई। इससे पहले कि लान जूई को हक कर पाता उसी वक्त जूई साइड में हट गई, जिस वजह से लान जाकर सीधा जियांगान के गले लग गया और कहने लगा, बॉस मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। ये कहते साथ ही जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वैसे ही उसे अपने सामने जियांगान नजर आता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मगर फिर भी वो यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अब वो जियांगान से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि भाई तुम कौन हो और तुमने हमारी मदद क्यों की? तो जियांगान उसे अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं जियांगान हूँ। जियांगान नाम सुन के लान सोचते हुए कहने लगा, आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हारा नाम नहीं सुना। कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितने भी जीनियसेस है मैं सभी को जानता हूँ, मगर उन जीनियसेस में से किसी का भी नाम जियांगान नहीं। तो जूई उसे टपली मारते हुए कहती है, बेवकूफ अपनी फालतू की नौटंकी बंद करो। तो लान कहते हैं, अरे यार मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी जियांगान नाम नहीं सुना। मगर जूई लान को इग्नोर मारते हुए सीधा जाकर किन्युवी के गले लग गई और वो उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी, सिस्टर क्या आप ठीक हो? जिसपे किन्युवी कहती है, तुम मेरी फिक्र
मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जूही किन्यूवी को जियांगान से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है ये है जियांगान और ये हमारे गॉड किलिंग स्क्वाड का न्यू मेंबर है। आपने पहले ही इसकी स्ट्रेंथ को देख लिया है, तो मुझे लगता है कि इस बारे में आपको बताकर कोई भी फायदा नहीं होगा। अब वो जियांगान को किन्यूवी के बारे में बताने लगी। वो बताती है कि सिस्टर किन्यूवी हमारे गॉड किलिंग स्क्वाड की सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक है और इनकी कल्टीवेशन मिस्टीरियस व्हाइट जेलम के 7th लेवल की है। जो सुनकर जियांगान किन्यूवी को ग्रीट करने लगा, मगर किन्यूवी तो जियांगान को घूर कर देख रही थी। ये देखकर जियांगान को कुछ भी समझ नहीं आता। तो जूही जियांगान को बताते हुए कहती है सिस्टर किन्यूवी भले ही बाहर से दिखने में सख्त है, लेकिन वो जितनी बाहर से सख्त है उतनी अंदर से नरम भी है, इसलिए तुम उनके बिहेवियर का बुरा मत मानना। जो कहने के बाद अब वो जियांगान को लियूमेंग से मिलवाती है। वो कहती है कि इसका नाम लियूमेंग है और इसकी कल्टीवेशन मिस्टीरियस व्हाइट जेलम के 3rd लेवल की है। साथ ही साथ इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जब इसे कोई अपने बराबरी का अपोनेंट मिलता है तो ये बहुत ही ज्यादा फियर्स फाइट करने लगता है, जिस वजह से इसे खाना और सोना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो सुनकर जियांगान लियूमेंग को ग्रीट करने लगा, मगर वो तो यहाँ पर खड़े खड़े ही सो रहा था। ये देखने के बाद तो जियांगान बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका। वो कहने लगा ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है, सच कहूँ तो इस तरह का पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। उसी वक्त जूही जियांगान को लान के बारे में बताने जा रही थी। जो देखते साथी लान यहाँ पर जेंटलमैन बन गया, मगर जूही जियांगान से कहती है मुझे इसके बारे में तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं। जो कहने के बाद वो अपने साथियों के साथ यहाँ से जाने लगी। ये देखकर लान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है तुमने सभी लोगों को जियांगान से इंट्रोड्यूस करवाया, मगर तुम इस तरह से मुझे इग्नोर क्यों मार रही हो? जिसपे जूही कुछ भी जवाब नहीं देती। ये देखकर लान उदास हो गया। तो जियांगान उसे ग्रीट करते हुए कहता है ब्रदर लान, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। जियांगान की बात सुनकर लान उसके पास आकर उससे कहने लगा क्या तुम्हें मेरे बारे में बॉस ने बताया? तो जियांगान कहता है हाँ बॉस ने ही तुम्हारे बारे में बताया। जो सुनकर लान जियांगान से कहता है चलो अच्छा है कि तुम मुझे पहले से ही जानते हो, वैसे अब तुम हमारे गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर हो, इस वजह से अब हम दोनों भाई भाई हुए। तुम्हें फ्यूचर में जिस किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम डायरेक्टली आकर मुझसे मांग लेना, मैं बिना झिझक हर वो चीज तुम्हें दे दूंगा जो मेरे पास होगा। ये सब कहते हुए वो जियांगान के सामने ऐसा शो कर रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा महान और ग्रेट है, लेकिन आप लोग पहले ही देख चुके हो कि वो कितना ज्यादा महान और ग्रेट है। अब उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जूही के ऊपर आता है, जो कि कह रही थी इस डिमोनिक बीस्ट को 5 साल पहले एल्डर हान और पवेलियन मास्टर ने 7 स्टार फॉर्मेशन का यूज करते हुए सील्ड कर दिया था, मगर पता नहीं ये वहाँ से कैसे बाहर निकल आया। मुझे लगता है इस बीस्ट को आजाद कराने के पीछे जरूर किसी का हाथ होगा, क्योंकि 7 स्टार फॉर्मेशन के होते हुए कभी भी ये मॉन्स्टर खुद से बाहर नहीं आ सकता। इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर किसी ने फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ की हो। खैर जो भी हो, अब हमें इस बारे में फौरन से जाकर पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करना होगा, ताकि वो फौरन से एक्शन लेकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करे। ये सब कहते हुए वो यहाँ से जा ही रही थी कि तभी हम मॉन्स्टर के ब्लड को देखते हैं, जो एक जगह पर इकट्ठा होकर एक क्यूट से छोटे से बीस्ट में बदल गया। और अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लॉर्ड हान के ऊपर आया, जो कह रहा था वो कमीना जियांगान वापस से हमारे प्लान को चौपट कर चुका। तो हान लिनफेंग कहता है जियांगान बस अभी पर्पल मेंशन जेलम के 7th लेवल पे है, मगर फिर भी उसके पास काफी सारी डिवाइन एबिलिटीज है। तो लॉर्ड हान कहता है भले ही उसके पास कितने भी डिवाइन एबिलिटीज क्यों ना हो, आज नहीं तो कल उसे मेरे ही हाथों मरना होगा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो आगे भी वो मेरे प्लान को चौपट करता जाएगा। यह सुनकर लिनफेंग कहता है ग्रैंडफादर आपके पास कहीं उस जियांगान को रास्ते से हटाने का कोई प्लान तो नहीं? जिसपे लॉर्ड हान कहता है मेरे पास फिलहाल के लिए कोई प्लान नहीं, लेकिन तुम जियांगपेंग को डार्क सिटी भेजकर कुछ असैसिन्स को हायर करो। ये सुनकर लिनफेंग कहता है डार्क सिटी वाले तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल होते हैं, जब तक वो अपने टारगेट का खून ना पी ले तब तक वो शांत नहीं बैठते। मतलब कि अब वो जूही और जियांगान बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाले। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी अचानक से हॉल का दरवाजा खुल गया। ये सुनकर लिनफेंग गुस्सा करते हुए कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई छुपकर हमारी बातों को सुनने की? जो कोई भी वहाँ पर है फौरन से हमारे सामने आ जाए। ये सुनकर एक बंदा फौरन से दरवाजे पर अपीयर हो गया, जिसको देखते साथ ही लिनफेंग की फट जाती है, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं उसका सेकंड ग्रैंडफादर एल्डर हान था। अब लिनफेंग फौरन से अपनी इस बदतमीजी के लिए एल्डर हान से माफी मांगने लगा। तो एल्डर हान सवाल करते हुए पूछने लगे थे गोल्डन बुल माउंटेन में आखिर ये किस तरह की डिमोनिक ऑरा है? तो लॉर्ड हान कहता है टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए कुछ ना कुछ तो मुझे प्लानिंग करना ही था, क्योंकि अगर हम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो गॉड किलिंग स्क्वाड वाले वापस से टूर्नामेंट को जीत जाएंगे, जिसके बाद अगला पवेलियन मास्टर बनने में हर कोई जूही को सपोर्ट करेगा। तो एल्डर हान जवाब देता है तुमने बस अपने फायदे के लिए मेरे हेवनली तालिस्मान को ले लिया। जिसपे लॉर्ड हान कहता है मैंने बस एक ही हेवनली तालिस्मान लिया है, वैसे भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो क्या मैं एक भी हेवनली तालिस्मान नहीं ले सकता? जो सुन के एल्डर हान कहने लगा ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि उस डिमोनिक मॉन्स्टर का क्या हुआ? तो लिनफेंग बताता है कि गॉड किलिंग स्क्वाड वालों ने उस डिमोनिक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, क्योंकि उनके न्यू मेंबर के पास डिवाइन एबिलिटीज थी और उसी की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। जो सुन के एल्डर हान को भी जियांगान में इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए वो लिनफेंग से पूछने लगे चलो बताओ कि आखिर उस न्यू मेंबर का नाम क्या है और वो किसका डिसाइपल है? तो लिनफेंग कहने लगा उस न्यू मेंबर का नाम जियांगान है, जो कि टेनली विलेज से बिलोंग करता है। जो सुन के एल्डर हान कहने लगा मेरी बात गौर से सुनो, तुम लोगों को जो भी करना है सावधानी से करो।
करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सभी लोगों की नजर मुझ पर आ जाए। ये कह के एल्डर हान यहाँ से चला गया, जो देखकर लिनफेंग लॉर्ड हान से कहने लगा, मुझे लगता है कि ग्रैंडपा हान को जियांग हान में इंटरेस्ट है। तो लॉर्ड हान कहता है उसने आज तक जिस किसी भी पर्सन के लिए दिलचस्पी दिखाई है, उनके कबर के ऊपर पहले से ही 3-3 फीट के ग्रास उगे हुए हैं। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांग हान के ऊपर आता है, जो कि कल्टीवेट करते हुए पर्पल मेंशन जेलम के 8 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका। दरअसल डिकन चोंग ने जो उसे रजिस्ट्रेशन के वक्त पिल दिया था, उसी का यूज करते हुए उसने अभी ब्रेक थ्रू किया। तभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। इस वजह से वो अपने डैगर को निकालकर चिल्लाते हुए कहता है, जो कोई भी वहाँ पर है वो फौरन से मेरे सामने आ जाए। उसका अभी ये कहना ही था कि तभी हम उसी क्यूट मॉन्स्टर को देखते हैं, जो फौरन से जियांग हान के पास आ गया। अब ये क्यूट सा बीस्ट जियांग हान से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जरा गौर से देखो, मेरे पास फिजिकल बॉडी आ चुकी है। जो सुन के जियांग हान समझ चुका था कि ये तो शाओबाई है। तभी शाओबाई जियांग हान से कहने लगी, मेरे पास फिजिकल बॉडी आ चुकी है, इस वजह से अब मैं वो कैंडी खा सकती हूँ, तो चलो अब मुझे वो कैंडी ला कर दो। तो जियांग हान उससे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? आखिर मैं आधी रात को तुम्हारे लिए कैंडी कहाँ से लाऊं? जो सुन के शाओबाई उदास हो गई। मगर तभी जुई जियांग हान को खाना खाने के लिए बुलाने आ जाती है, बट तभी उसे अपने सामने छोटी सी शाओबाई दिखाई दी। तो वो जियांग हान से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि आखिर तुम्हारे पास ये छोटू सा पिग कहाँ से आया? कहीं ये तुम्हारा स्पिरिट पेट तो नहीं? उसका भी ये कहना ही था कि गॉड किलिंग स्क्वाड के बाकी के सभी मेंबर्स भी यहाँ पर आ गए। और लायर तो शाओबाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जियांग हान सभी लोगों को बताता है कि वो इसे घर पर भूल गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगी। तभी हम जुई को देखते हैं, जो कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसे पकाकर खाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जो सुन के शाओबाई डर गई। वो कहने लगी, मेरा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। शाओबाई को बोलता देख जुई हैरान हो गई। वो कहने लगी, क्या ये बोल भी सकती है? तभी लान जुई से कहने लगा, आखिर तुम यहाँ पर ये किस तरह की बात कर रही हो? भला इस छोटी सी मासूम को कोई कैसे खा सकता है? लान की बात सुनके शाओबाई उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी थी, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। जो सुन के लान कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं स्मार्ट हूँ, इसी वजह से तो मैं तुम्हें अभी नहीं खा रहा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हम तुम्हें खाएंगे। अब लान के अचानक से बदले हुए बिहेवियर को देखकर शाओबाई तो घबरा गई, मगर तभी उसे यहाँ पे खाने की खुशबू आने लगती है, जिस वजह से उसकी घबराहट एक पल में ही दूर हो गई। और अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर खाने के टेबल के ऊपर आता है, जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे। जो देखकर शाओबाई भी यहाँ रखे प्याले के ड्रिंक को पीने लगी, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा ही लाल हो गया। और वो कहने लगी, अरे यार इसके अंदर तो पॉइजन है। ये कहते साथ ही वो टेबल पर गिर गई, जो देखकर सभी लोग यहाँ पे हंसने लगे। तभी जुई सभी लोगों से कहने लगी थी, भले ही उस लिनफेंग के स्क्वाड के मुकाबले हमारे पास मेंबर्स कम है, मगर तुम लोगों ने तो ये बात सुना ही होगा कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करता है। तो इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम आने वाले टूर्नामेंट को जरूर जीतेंगे। तो लान कहता है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, हम सभी टूर्नामेंट को जीतेंगे। ये कहते हुए जुई और लान टोस्ट करते हुए ड्रिंक करने लगे, जो देखकर किन्यू भी हंसने लगी। वहीं पर लायर भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, जो देखकर जियांग हान मनी मन सोचते हुए कह रहा था, जब से मदर और फादर डिसअपियर हुए हैं, उस दिन के बाद से लायर कभी भी इस तरह से नहीं मुस्कुराई। वो अभी यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी कुछ डैगर्स आकर इन लोगों के ऊपर हिट होने वाले थे, लेकिन किन्यू भी अपने आइस पावर का यूज करते हुए उन डैगर्स को ब्लॉक कर चुकी। अब ये सभी फौरन से यहाँ पर सावधान हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका था कि कोई तो है जो उनके ऊपर छुप के हमला कर रहा है। उसी वक्त और भी काफी सारे डैगर्स आकर इन लोगों को लगने वाले थे, मगर लान अपने तालिस्मान बैरियर का यूज करते हुए काफी सारे डैगर्स को ब्लॉक कर चुका। मगर डैगर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से लान का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर धुआं फैल गया। और इस मौके का फायदा उठाकर एक बंदा जुई को मारने वाला था, मगर वक्त रहते ही जियांग हान ने जुई को बचा लिया। जो देखकर ये बंदा स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए सभी लोगों को एक ही जगह पर बाइंड कर देता है, मगर जो जियांग हान था वो वक्त रहते ही शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए उस जगह से मूव हो चुका। जो देखकर तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, मेरे इस फॉर्मेशन से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तो जियांग हान उसके पीछे अपीयर होकर उससे कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर मैं कैसे बाहर निकल गया? यह कहते हुए जियांग हान ने उसके ऊपर हमला करके उसे थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया। तो अब यह बंदा गुस्से में आकर अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियांग हान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका कोई भी हमला जियांग हान को टच तक नहीं कर पाता। उल्टा जियांग हान ने उसे मारते हुए नीचे पटक दिया और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जियांग हान उसी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ये बंदा अचानक से अपने स्वॉर्ड को लेकर जाके जियांग हान के बॉडी में इंसर्ट कर चुका, जो देखकर सभी लोगों को जियांग हान की फिक्र होने लगी। मगर हमें जानने को मिला कि ये जियांग हान ना होकर जियांग हान का शैडो था, तो इस वजह से रियल जियांग हान को कुछ भी नहीं होता। और उसी वक्त जियांग हान इस असैसिन के पीछे आकर उसके सीने में अपना खंजर उतार देता है और कहता है, मुझे तुम जैसे एरोगेंट पिग बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो देखने के बाद ये असैसिन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कहते कहते वो यहाँ पर मारा गया। इस बंदे के मरते ही सभी लोग स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन से फ्री हो गए और वो सभी फौरन से जियांग हान के पास आकर उसकी तारीफ करने लगे। जुई तो इस इंसिडेंट के बाद जियांग हान से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई। वो कहने लगी, तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। जुई की बात सुनकर जियांग हान कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा सा लकी था। वैसे पहले ये बताओ, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? तो जुई कहती है, हाँ हम सभी बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है, मगर लायर कहती है नहीं, हम सभी बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि हमारा एक साथी ब्रदर लान तो गायब है। ये सुनते साथी जूही अपने पावर्स का यूज करते हुए लान को पेड़ से नीचे उतार चुकी। दरअसल जब असैसिन के अटैक की वजह से धुआं धुआं हो गया था, तो उसी मौके का फायदा उठा के लान पेड़ के ऊपर छुप गया था। ये देख के तो शाओबाई उसका मजाक उड़ाने लगी। वो कहने लगी तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। जो सुन के जूही लान से कहती है देखा तुमने, ये पिग भी तुम्हारा मजाक उड़ा रही, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ। ये सुन के लान बहाने मारते हुए कहता है तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो पेड़ पर इसलिए छुपा था ताकि मैं असैसिन को मौका मिलते ही दबोच सकूं। उसी वक्त हम जूही को देखते हैं जो इस बंदे के चेहरे से उसका मास्क हटाकर उसे देखने लगी। तो सभी लोगों को जानने मिला कि ये तो वन आई डीमन है। इस डीमन को देखकर जियांगान सभी लोगों को बताते हुए कहता है कि ये डार्क सिटी से बिलोंग करता है। इन जैसे डीमंस को लोग किसी को मारने के लिए हायर करते हैं। मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा है जो हमें मरवाना चाहता है। जो सुन के जूही कहती है ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा और संगीन है, इसलिए इस बारे में मुझे फौरन से पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। उसके ये कहते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया। गाइस जो कोई भी बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहा है वो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैटरिंग द गैलेक्सी के पार्ट 3 को। जैसा कि लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि डार्क सिटी का एक असैसिन गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो हमारा हीरो जियांगन होता है वो इस असैसिन को मार के सभी लोगों को बचा लेता है। इस असैसिन को मारने के बाद इन लोगों को पता चला कि ये तो वन आई डीमन है जो कि डार्क सिटी से बिलोंग करता है, और इस तरह के डीमंस किसी को मारने के लिए हायर किए जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब जूही ने फैसला किया कि वो जाकर सबसे पहले इसके बारे में पवेलियन मास्टर को बताएगी। तो इसी वजह से अब वो पवेलियन मास्टर को जाकर इन सभी चीजों के बारे में बताने लगी। वो कहने लगी कि ये मसला बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए आपको जल्द से जल्द एक्शन लेकर इसके बारे में पता करना होगा। आज ना सिर्फ हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ बल्कि माउंटेन का 7 स्टार फॉर्मेशन भी ब्रेक हो गया, जिस वजह से गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स मरते मरते बचे हैं। इन सभी इंसिडेंट को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई तो है जो हमें जानबूझकर मरवाना चाहता है। इसके पीछे जरूर कोई ऐसा होगा जिसे हमारे मरने से फायदा पहुंचेगा। तो जूही की मदर यानी कि पवेलियन मास्टर कहने लगी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि आज के दिन जो कुछ भी हुआ है वो बस गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स को खत्म करने के लिए हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर चलो बताओ कि आखिर गॉड किलिंग स्क्वाड के एलिमिनेट होने से किसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो जूही कहती है जैसा कि आप जानते हो टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका, जिसमें हर टीम पार्टिसिपेट करके विन करना चाहती है। तो इस वजह से मुझे लगता है जरूर इसके पीछे हान लिनफेंग का हाथ होगा, क्योंकि टूर्नामेंट में जो उसका सबसे बड़ा अपोनेंट है वो गॉड किलिंग स्क्वाड ही है। तो इसी वजह से वो टूर्नामेंट से पहले हमें कमजोर करना चाहता है या फिर हमें एलिमिनेट करना चाहता है। जूही की बात सुन के पवेलियन मास्टर उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है? अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो फिर तुम्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। अपनी मदर की बात सुन के जूही निराश होते हुए कहती है नहीं मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं। तो जूही की मदर कहती है अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं तो फिर मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। भले ही मैं तुम्हारी मदर हूँ, मगर जब तक तुम मुझे एविडेंस लाकर नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी माँ होने से पहले इस पवेलियन की हेड हूँ, इसलिए मुझे हर चीज ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुन के हान लिनफेंग को सजा सुना दूंगी या फिर उसे पनिश करूंगी तो इससे बाकी लोगों को लगेगा कि मैं ज्यादती कर रही हूँ। वैसे मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी, तुम ना लोगों पर इल्जाम लगाने के बजाय कल्टीवेशन पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। आफ्टर ऑल पावर ही सब कुछ होता है। अगर तुम ताकतवर नहीं होगी तो फिर कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा और तुम कहीं पर भी फ्रीली मूव नहीं कर पाओगी। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि इस दुनिया में तुम आजाद जिंदगी गुजारो तो उसके लिए तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा। इसलिए जाओ और जाकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ध्यान दो। जो कहने के बाद पवेलियन मास्टर यहाँ से चली गई। जो सब देखकर जूही समझ चुकी थी कि अगर उसे अपनी बात साबित करनी है तो उसे सबूत लाना होगा, क्योंकि बगैर सबूत के तो उसकी माँ उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए वो कहने लगी अगर आपको एविडेंस ही चाहिए तो फिर ठीक है, मैं आपको एविडेंस ला कर दूंगी। जो कहने के बाद वो फौरन से गॉड किलिंग स्क्वाड के बाकी के अपने मेंबर्स के पास आ गई। तो सभी लोग उससे पूछने लगे कि पवेलियन मास्टर ने क्या कहा तुमसे? तो वो कहती है हमें सबूत इकट्ठा करना होगा, क्योंकि बगैर सबूत के मेरी माँ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। तो इस वजह से जियांगन और लान तुम दोनों मेरे साथ जिन्यू माउंटेन चलोगे सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो लान कहने लगता है इतनी रात गए मैं उस डेंजरस जगह पर नहीं जाने वाला, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे रात को जल्दी सोने को बोला है, अगर तुम सुबह जाओगे तो हो सकता है मैं तुम्हारे साथ आऊँ। लान की बातों पर जूही बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो लान को इग्नोर मारते हुए किन यूवी और ल्यूमैंग से कहने लगी जब तक हम लोग जिन्यू माउंटेन में जाकर सबूत इकट्ठा करेंगे तब तक तुम दोनों जाकर डार्क सिटी में वन आई डीमन के बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे, क्योंकि हमारे लिए सबूत इकट्ठा करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका। हमें हर हाल में कुछ ना कुछ एविडेंस इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अगर हमने इन सभी चीजों के पीछे के असली मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा तो हम पर यूं ही अटैक होते रहेंगे। जो कहने के बाद जूही और बाकी के सभी लोग अपने अपने रास्ते जाने लगे, मगर जो लान था वो इन लोगों के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि वो पहले ही जिन्यू माउंटेन के खतरों को देख चुका है।
है, मगर वो यहाँ पे अकेले रुक भी नहीं सकता क्योंकि क्या पता बाद में उसके ऊपर अटैक हो जाए और उसको बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी ना हो। तो इसलिए अब लान को मजबूरन जूई के पीछे जाना पड़ा। इन लोगों को यहाँ से जाता हुआ एल्डर हान भी देख रहा था और अब इसी के साथ जियांगान, जूई और लान जिन्यू माउंटेन के डाइस फॉर्मेशन के पास आ चुके हैं, जिसको कि हमने पिछले पार्ट के स्टार्टिंग में देखा था। इस जगह को देखने के बाद लान जूई से कहने लगा, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई चोर जिस जगह पर चोरी करता है उस जगह पर अपने ट्रेसेस छोड़ता हो? चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ कि हमें एविडेंस मिल गया, लेकिन एविडेंस मिलने के बाद क्या हान लिनफेंग इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करेगा? नहीं ना, तो फिर आखिर हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? लान के इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी जूई उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो तो उसे ऐसे इग्नोर मार रही थी जैसे मेरी एक्स मुझे मारती है, मतलब कि लान उसके लिए यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तभी शाओबाई को यहाँ पर कुछ महसूस होता है, तो वो यहाँ वहाँ घूम के इस जगह को चेक करने लगी। तभी उसे स्नेक स्टैचू के अंदर से एक तालिस्मान का टुकड़ा मिलता है जो कि आधे से भी ज्यादा जल चुका था। अगर आपको याद होगा तो लास्ट एपिसोड में इस तालिस्मान को यहाँ पर 2 डिसाइपल्स लेकर आए थे और उन दोनों ने इस तालिस्मान का यूज करते हुए यहाँ के बैन फॉर्मेशन को हटा दिया था, जिस वजह से वो पिग डीमन बाहर आ गया और उसी पिग डीमन के ब्लड का यूज करते हुए शाओबाई अभी के लिए फिजिकल फॉर्म अचीव कर पाई है। अब शाओबाई स्टार तालिस्मान को लेके आके जियांगान को दिखाती है, तो जियांगान इस तालिस्मान को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। भले ही ये तालिस्मान आधे से ज्यादा जल चुका है, मगर फिर भी देखने से मालूम होता है कि ये तालिस्मान जरूर कोई हाई ग्रेड का तालिस्मान है। जियांगान को सोचता हुआ देख जूई उससे पूछने लगी, आखिर तुम किन ख्यालों में गुम हो? तो जियांगान उसे ये स्टार तालिस्मान दिखाते हुए कहता है, जरा इसे देखो, ये तालिस्मान मुझे सस्पिशियस मालूम हो रहा है। स्टार तालिस्मान के टुकड़े को देख जूई कहने लगी, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका ही यूज करते हुए 7 स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक किया गया हो? मगर ये तालिस्मान अधूरा होने की वजह से मैं बता नहीं सकती कि ये कौन सा तालिस्मान है। तो लान बड़े ही स्टाइल से जूई के हाथों से इस तालिस्मान को ले लेता है और कहता है, तुम्हारे सामने एक तालिस्मान मास्टर खड़ा हुआ है, मगर फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। भला मेरे साथ होते हुए तुम्हें तालिस्मानों की चिंता लेने की क्या जरूरत? तुम्हें पता है ना मेरे पास इमॉर्टल्स की ब्लेसिंग है जो कि मुझे एक बहुत ही परफेक्ट तालिस्मान मास्टर बनाती है। तो जूई उससे कहने लगी, बेवकूफ बकवास करना छोड़ के जल्दी से इस तालिस्मान को देखो और मुझे बताओ कि ये कौन सा तालिस्मान है, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम इस तालिस्मान को रीड करने लायक भी नहीं बचोगे, इसलिए चुपचाप से अपना काम करो। जूई की धमकी सुन के लान स्टाइल मारना छोड़ के सीरियस होकर तालिस्मान को चेक करने लगा। अब कुछ देर तालिस्मान को अच्छी तरह से घूर लेने के बाद लान को पता चल जाता है कि ये कौन सा तालिस्मान है, इसलिए वो कहने लगा, अरे यार ये तो हेवनली तालिस्मान है। हेवनली तालिस्मान का नाम सुन के जूई यहाँ पर सोच में पड़ गई। तो जियांगान उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? तो वो कहती है, हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ। इस तालिस्मान को मेरे फादर ने किसी भी टाइप के फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए बनाया था, जो कि मेरी मदर से पहले क्लाउड ड्रीम पवेलियन के पवेलियन मास्टर हुआ करते थे और मेरे फादर के डेथ के बाद इस तालिस्मान को मेरी मदर ने मास्टर किया। तो इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि मेरे फादर के जाने के बाद इकलौती वही है जो इस तालिस्मान को ड्रॉ कर सकती है। जो सुन के जियांगान जूई से कहता है, तुमने मुझे पहले बताया था कि 7 स्टार फॉर्मेशन का यूज करते हुए डिमोनिक बीस्ट को इस जगह पर सील करने वाले तुम्हारे फादर जू टियानशिंग और एल्डर हान थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर हान भी इस तालिस्मान के बारे में जानते हो? क्योंकि अगर उन्हें 7 स्टार फॉर्मेशन को सेट करना आता है तो इसे ब्रेक करना भी उन्हें आता ही होगा। तो जूई कहती है, हाँ तुम्हारे बात में दम तो है, हो सकता है इन सब चीजों के पीछे एल्डर हान का ही हाथ हो, क्योंकि वैसे भी हान लिनफेंग तो उनका ही पोता है। तो मुझे लगता है कि इस बार के टूर्नामेंट को वो हान लिनफेंग को ही जिताना चाहते हैं, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। चलो जल्दी से वापस चलो, अब हमें इस बारे में मेरी मदर को बताना होगा, क्योंकि अब इसके आगे क्या करना है वो खुद तय करेंगी। हमारा काम तो बस एविडेंस का पता लगाना था। जो कहने के बाद जूई यहाँ से जाने लगी तो लान और जियांगान भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, मगर तभी जियांगान का पैर एक ट्रैप में पड़ चुका, जिस वजह से वो बाकियों से कहता है कि यहाँ लगे ट्रैप से संभल के रहो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी जियांगान अपने साथियों से अलग हो गया और इन सब चीजों के पीछे और किसी का नहीं जियांगपेंग का हाथ है, क्योंकि जैसे ही जियांगान अपने साथियों के साथ अलग हुआ वैसे ही इस जगह पर जियांगपेंग की एंट्री हुई। मगर वो यहाँ पे अकेला नहीं था, उसके साथ एक और मास्क पहना हुआ बंदा था। अब वो इस मास्क पहने हुए बंदे की तारीफ करते हुए कहने लगा था, ब्रदर तुम्हारा ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ये घोंसली फॉर्मेशन इस तरह से जियांगान को उसके साथियों से अलग कर देगा। जियांगपेंग को यहाँ पे देख जियांगान समझ चुका था कि इन सभी चीजों के पीछे जियांगपेंग का हाथ है, इस वजह से वो गुस्से में उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर मेरे बाकी के साथी किधर पे है। तो जियांगपेंग उसे जवाब देता है, फिलहाल तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में तुम मरने वाले हो। जो कहते साथी जियांगपेंग मास्क पहने हुए बंदे को इशारा करता है कि वो जाकर जियांगान को खत्म कर दे। तो वो बंदा भी अपना वेपन निकालते हुए जियांगान की तरफ ही बढ़ने लगा। मास्क मैन को देख जियांगान उसकी कल्टीवेशन का पता नहीं लगा पा रहा था, इसलिए वो समझ जाता है कि इस मास्क मैन की कल्टीवेशन उससे हाई है, तो अब उसे इस मास्क मैन से थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अभी जियांगान यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी ये मार्क्समैन बहुत ही तेजी में जियांगान के ऊपर हमला कर चुका। तो जियांगान भी अपने बर्जर्क मोड में आते हुए इस मार्क्समैन का मुकाबला करने लगता है। इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराने की वजह से यहाँ पे जोर
जोरदार एनर्जी रिलीज होती है, जिसके सामने तो जियांग पेंग भी नहीं टिक पा रहा था। मगर फिर भी वो जियांगन से कह रहा था, भले ही आज तुम यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर लो, मगर आज तुम्हारा मरना तय है। एक रियल मास्टर के सामने तुम जैसे तुच्चे कल्टीवेटर की कोई भी औकात नहीं। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी हम इस मास्क पहने हुए बंदे को देखते हैं जो जियांगन पे एक जोरदार अटैक करते हुए उसे पीछे पुश कर देता है। साथ ही साथ उसने जियांगन के ऊपर एक पावरफुल स्लैश अटैक भी कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे धुआं धुआं हो गया। जब धुआं हटा तो यहाँ पे जियांगन के ब्लड के अलावा कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तो इसी वजह से जियांग पेंग कहने लगा, आखिर वो कमीना गया कहाँ, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गया तो फिर मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये कहते हुए उसे वो पल भी याद आता है जब जियांगन ने उससे कहा था कि वो उसके सामने एक छोटा बच्चा है, इसलिए जियांग पेंग को जियांगन के सामने औकात में रहना चाहिए। ये याद आते ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया, मगर वो फिर भी अपने आप को शांत कराते हुए कहता है, मैं खामखा घबरा रहा हूँ। वैसे भी आज के दिन उसका यहाँ से एस्केप कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अभी वो यहाँ पे इसी तरह की चीजें सोच ही रहा था कि तभी हम मार्क्समैन को देखते हैं जो जाकर जियांगन के ब्लड ट्रेस को फॉलो करने लगा। तो उसे जानने को मिलता है कि जियांगन का ब्लड इस डाइस के अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए वो समझ चुका था कि जियांगन जरूर इसके अंदर ही गया होगा। तभी जियांग पेंग इस बंदे को ऑर्डर देते हुए कहता है, जैसा कि तुम्हें पता है कि जियांगन अंदर गया तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर जाओ और जाके जियांगन का सर वापस लाओ। जियांग पेंग के इस बिहेवियर को देख मार्क्समैन उससे कहने लगा, बच्चे मेरे सामने डेयरिंगबाजी नहीं चलेगी, देखो तुम्हारी ये पहली गलती थी, इस वजह से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगली बार मेरे इस बात को ध्यान में रखना, मैं किसी के भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, और जो मुझे ऑर्डर देने की कोशिश करता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मार्क्समैन की बात सुनकर जियांगन की फट चुकी, इसलिए वो कहता है, ठीक है अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जो सुनकर मार्क्समैन फाइनली इस डाइस के अंदर छलांग लगा चुका, जो देखकर जियांग पेंग भी अंदर जाने की ट्राई करता है, मगर डाइस के गहराई को देखकर उसे डर लगने लगा। इस वजह से वो कहने लगा, मैं बाहर ही ठीक हूँ। अब हम अंदर की तरफ जियांगन को देखते हैं जो घायल हालत में एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे चैनों के साथ एक कॉफिन लटका हुआ था, जो देखकर जियांगन कहता है, आखिर ये क्या चीज है, इस जगह पर तो वो डिमोनिक मॉन्स्टर सील था, तो आखिर यहाँ पे ये कॉफिन कैसे आया। वो अभी यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक ब्लेड से हमला हो जाता है, मगर वक्त रहते ही जियांगन इस ब्लेड को डॉच कर चुका। उसी वक्त हमें जानने को मिला कि इस अटैक के पीछे ये मार्क्समैन था। इधर जियांगन एक अटैक से संभला ही था कि उसी वक्त ये मार्क्समैन दोबारा से जियांगन के ऊपर हमला कर देता है, तो जियांगन बहुत ही मुश्किल से इसके अटैक को ब्लॉक करने लगा, मगर ये मार्क्समैन जियांगन को पीछे पुश करते हुए उसके ऊपर एक एनर्जी बॉल से हमला कर देता है। तो अब की बार जियांगन इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया और घायल होकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन मार्क्समैन को लग रहा था कि जियांगन मारा जा चुका है, इस वजह से वो यहाँ से जाने लगता है। मगर तभी हम जियांगन को देखते हैं जो वापस से उठ खड़ा होता है, साथ ही साथ वो एक्साइटेड होते हुए इस मार्क्समैन के ऊपर हमला भी कर देता है और इस मार्क्समैन से कहने लगता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो अब तुम मुझसे अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए फाइट करो, क्योंकि अब मैं जरा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। जो कहने के बाद जियांगन उसके ऊपर लगातार काफी सारे हमले करता है, जिस वजह से अब ये मार्क्समैन भी जियांगन के सामने कमजोर पड़ चुका। दरअसल बर्जर्क मोड की खासियत ही यही थी कि उसका यूजर जितना ज्यादा एक्साइटेड होगा उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जिस चीज को अभी के लिए आप स्क्रीन पर जियांगन में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जियांगन जैसे जैसे एक्साइटेड होते जा रहा है वैसे वैसे उसकी पावर्स बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जियांगन के हमलों को तो ये मार्क्समैन भी ब्लॉक नहीं कर पाता, जबकि ये मार्क्समैन जियांगन के कल्टीवेशन से भी ज्यादा की कल्टीवेशन रखता है। उसी वक्त ये मार्क्समैन जियांगन के अटैक को डॉच करते हुए इस कॉफिन के ऊपर आ गया, जो देख के जियांगन उससे कहने लगता है, आखिर तुम डर क्यों रहे हो, तुम जैसे मास्टर्स को एक बच्चे के सामने डरना शोभा नहीं देता। जियांगन की बात सुनकर ये मार्क्समैन बहुत ही ज्यादा भड़क चुका। वो तुरंत ही अपने डोमिनेंट ऑरा को रिलीज करते हुए सीधा जियांगन के ऊपर हमला करने चला जाता है, मगर इससे जियांगन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो इस मार्क्समैन को वापस से इस कॉफिन के ऊपर लेकर आ जाता है। साथ ही साथ वो कहता है, यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अगर तुम सच में ही मुझसे गुस्सा हो तो मुझ पर पूरी ताकत का यूज करते हुए अटैक करो, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम में कितना ज्यादा गुस्सा भरा है। ये सुन के मार्क्समैन अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए जियांगन के ऊपर अपने ब्लेड से हमला कर देता है। जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसका इम्पैक्ट आप लोगों को आसपास के सराउंडिंग में भी देखने को मिल रहा होगा, मगर फिर भी जियांगन ने इसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी ब्लॉक कर लिया था। साथ ही साथ वो मार्क्समैन से कह रहा था कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारा ये अटैक मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देगा, मगर तुम्हारा अटैक तो बिल्कुल फुसकी बम की तरह था। अभी जियांगन का ये कहना ही था कि तभी ये पूरी जगह शेक करने लगी, जो देखकर ये दोनों भी यहाँ पर फाइट करना छोड़ देते हैं। इसी वक्त हम काफी सारे प्लांट रूट्स को देखते हैं जिन्होंने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, मगर जियांगन पहले ही कॉफिन से दूर हो चुका। तो ये प्लांट रूट सबसे पहले अपने नजदीकी टारगेट मार्क्समैन को कैप्चर करते हैं, जिसके बाद वो जियांगन के पीछे पड़ गए। जियांगन इन प्लांट रूट से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर बच नहीं पाता। एट द एंड वो भी मार्क्समैन की तरह ही कैप्चर हो जाता है। हालांकि अभी भी वो इनसे रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी प्लांट रूट्स ने मार्क्समैन और जियांगन को पानी के अंदर खींच लिया, जिस वजह से जियांगन यहाँ पे धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। लेकिन तभी उसे लायर का विजन आने लगा, इसलिए वो कहने लगा, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मुझे लायर के लिए जिंदा रहना होगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी डिवाइन बीस्ट कुल्ट्रोन के अंदर जो मॉन्स्टर्स के तस्वीर थे वो चमकने लगे, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर जियांगन इस नई मुसीबत से कैसे बचेगा। तब तक के लिए जिस किसी ने भी इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा वो जाकर देख सकता है, और जिसने इसके पिछले एपिसोड को देख रखा है तो वो जाकर सुप्रीम ओवर द स्काई को देखे।
हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैटरिंग द गैलेक्सी के पार्ट 4 को। इस पार्ट को देखने से पहले जिस किसी ने भी पिछले पार्ट को नहीं देखा वो जाकर पहले उसे देख ले, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये पार्ट समझ आएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी करना। हाइप का ऑप्शन आपको कमेंट के साइड में देखने को मिलेगा। आपके एक लाइक और हाइप की वजह से हमारी वीडियो को रीच मिलेगी। तो अब बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम जियांगन को देखते हैं, जो काफी सारे मैजिकल रूट्स में जकड़ा हुआ बेहोश पड़ा था। वहीं पे ये मार्क्समैन अभी भी जियांगन को मारने जाने लगा, मगर उससे पहले ही इन मैजिकल रूट्स ने इस मार्क्समैन को खत्म कर दिया, जिस वजह से ये मार्क्समैन जियांगन को मार नहीं पाता। अब ये मैजिकल रूट्स जाकर जियांगन को हिट होने वाले थे, मगर उतने में ही डिवाइन कुलड्रोन की वजह से जियांगन को होश आ गया। तो इसी वजह से अब जियांगन एक जोरदार धमाके के साथ पानी से बाहर आ जाता है। पानी से बाहर आने के बाद जियांगन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी अभी दोबारा से पैदा हुआ है, मगर उतने में ही जियांगन के फोरहेड पे एक अजीब सा मार्क आ गया, जिस वजह से जियांगन को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी जियांगन को अपने फादर की आवाज आने लगी, जो जियांगन को बता रहे थे कि मैंने तुम्हारी बॉडी में एक सीक्रेट हेवनली आई टेक्निक सील्ड करके रखी हुई थी, जो कि तुम्हारे मिस्टिक व्हाइट रिलम पे रीच करने के बाद ही एक्टिवेट हो सकती थी। जैसा कि अब तुम ब्रेक थ्रू करके मिस्टिक व्हाइट रिलम पे पहुंच चुके हो, तो अब तुम्हारे पास हेवनली आई टेक्निक की एबिलिटी आ चुकी है। जो सुनने के बाद जियांगन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही साथ वो कहने लगा था, इस कॉफिन के स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए ना सिर्फ मैंने ब्रेक थ्रू किया, बल्कि मैंने उसके साथ साथ हेवनली आई टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया। सच कहूं तो खतरों से भरा मेरा ये सफर जाया नहीं गया। जियांगन का भी ये कहना ही था कि तभी ये गोल्डन कॉफिन यहाँ पे हिलने लगा, जो देख के जियांगन समझ चुका था कि इस कॉफिन के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी अब बहुत ही जल्द एक्सप्लोड होने वाली है। तो इस वजह से जियांगन का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। जो सब कहते हुए जियांगन तुरंत ही इस जगह से बाहर आ गया, जिस वजह से इसके अंदर की मौजूद सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान से जाकर टकराने लगी। अब जियांगन बाहर आने के बाद सबसे पहले तो जियांगपेंग को आवाज लगाने लगा। वो कहने लगा, कमीने कहाँ है तू, जल्दी से मेरे सामने आ। ये सब कह के जियांगन का यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जियांगपेंग यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जिस बात को जियांगन भी समझ चुका था। इस वजह से वो तुरंत ही घोस्ट फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए अपने हेवनली आई के एबिलिटी को यूज करने लगा, जिस वजह से जियांगन तुरंत ही इस फॉर्मेशन के कोर को ढूंढ लेता है। अब जैसे ही जियांगन को घोस्ट फॉर्मेशन का कोर मिला, तो वो तुरंत ही इस फॉर्मेशन के कोर पे अटैक करते हुए घोस्ट फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, मतलब कि ब्रेक कर देता है। दोस्तों सच कहूं तो जियांगन की ये हेवनली आई वाली एबिलिटी सोललैंड 2 के हुओ युआओ की एबिलिटी के साथ मैच कर रही है। बस इन दोनों के एबिलिटी में फर्क इतना है कि हुओ युआओ के पास जो एबिलिटी है वो उसे अपने मार्शल सोल से मिलती है, मगर जो जियांगन के पास हेवनली आई की एबिलिटी है वो एक टेक्निक है। तो अब इधर जियांगन ने जैसे ही घोस्ट फॉर्मेशन को ब्रेक किया, तो वैसे ही उसे अपने सामने एक बहुत ही तेज एनर्जी आसमान में जाती हुई नजर आई, जो देखते साथ ही जियांगन समझ जाता है कि ये होना हो जरूर उसके दोस्त ही होंगे। इस वजह से जियांगन तुरंत ही इस रोशनी की ओर निकल गया। उतने में हम ज़ुई को देखते हैं, जो 2 असैसिन्स के साथ अकेले फाइट कर रही थी, जहाँ पे वो इन दोनों से फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा घायल भी हो चुकी थी। उतने में ही हम इस असैसिन को देखते हैं, जो ज़ुई के ऊपर एक फायर अटैक कर चुका, जिसको की ज़ुई ब्लॉक नहीं कर पाती। इसी वजह से वो अनबैलेंस होकर नीचे गिरने लगी, मगर सही वक्त पर जियांगन यहाँ पे आके ज़ुई को अपने बाहों में थाम चुका। जियांगन को यहाँ पे देख ज़ुई उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी, क्या तुमने उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर लिया? तो जियांगन कहते हैं, हाँ, उस फॉर्मेशन को ब्रेक करना उतना भी मुश्किल नहीं था। उतने में ही हम इधर जियांगपेंग को देखते हैं, जो जियांगन को जिंदा देख कहने लगा, अरे यार, अब तक तुम मरे नहीं, मुझे तो लगा था कि अब तक तुम मारे जा चुके होगे। जियांगपेंग का ये कहना ही था कि तभी हम जियांगन को देखते हैं, जो ज़ुई से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर शाओबाई और लान किधर है। तो ज़ुई जियांगन को अपने पीछे देखने को बोलती है। ज़ुई की बात सुनकर जियांगन जब अपने पीछे देखता है, तो उसे दिखाई पड़ता है कि लान और शाओबाई तो एक फॉर्मेशन बैरियर के अंदर बैठे हुए हैं। दरअसल इस फॉर्मेशन को मिस्टिक व्हाइट फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसको की तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं। अगर किसी को इस बैरियर फॉर्मेशन को तोड़ना है, तो उसके पास रिनकार्नेशन रियलम की कल्टीवेशन पावर होनी चाहिए। अब यूं इस तरह से जियांगन को खुद को इग्नोर करता देख जियांगपेंग जियांगन पर भड़क उठा। वो तुरंत ही इन दोनों असैसिन्स को ऑर्डर देता है कि वो जाकर जियांगन को खत्म कर दे, जो सुनते साथ ही ये दोनों असैसिन सीधा जियांगन पर हमला करने जाने लगे। ये देखने के बाद ज़ुई जियांगन से कहने लगी, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो इन दोनों को हरा पाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जो सुनते साथ ही जियांगन ज़ुई से कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की। ये कहते साथ ही जियांगन जाकर एक असैसिन के साथ फाइट करने लगता है। वहीं ज़ुई भी दूसरे असैसिन के साथ फाइट करने लगती है, बट उतने में ही पहला वाला असैसिन पीछे से आकर ज़ुई पर हमला करने की कोशिश करने लगा, मगर वो तो अच्छा था कि जियांगन ने इस असैसिन को देख लिया। इस वजह से वो तुरंत ही अपने शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए ज़ुई के सामने आ गया। तो इसी वजह से असैसिन का अटैक जियांगन को लग जाता है, जो देखकर ज़ुई को जियांगन की फिक्र होने लगी, मगर जियांगन को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अपने डैगर से अटैक करते हुए इस असैसिन को पीछे धकेल देता है। मगर तभी ये दोनों असैसिन्स बहुत ही तेजी में जियांगन और ज़ुई के सराउंडिंग में घूमने लगे, जो देख के ज़ुई जियांगन को यहाँ पे संभल कर रहने को बोलती है। तो जियांगन ज़ुई से कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस यहाँ पर अपना ख्याल रखो। जियांगन और ज़ुई को इस तरह से मुश्किलों में गिरा देख जियांगपेंग कहने लगा, जरा मैं भी तो देखूं कि कब तक तुम दोनों इसी तरह से डटे रहते हो। जियांगपेंग यहाँ पे ये कह रहा था कि वहीं पे ये असैसिन जियांगन से कहने लगा, मुझे लगा नहीं था कि तुम घोस्ट फॉर्मेशन से इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे। सच कहूं तो तुम्हारे अंदर कुछ स्किल्स तो है, मगर हम दोनों को खत्म कर पाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं। जो कहते साथ ही ये असैसिन हवा में आते हुए जियांगन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर चुका, मगर ज़ुई अपने हैमर से बीच में आके इस अटैक को ब्लॉक करने जाने लगी, जो देखने के बाद दूसरा असैसिन जियांगन के ऊपर
हमला करने जाने लगा, लेकिन जियांगन उसे अपने ऊपर हमला करने का मौका नहीं देता। वो उससे पहले ही अपने हेवनली आई एबिलिटी का यूज करते हुए इस असैसिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे ब्लॉक करने में इस असैसिन की हालत खराब हो गई। मगर फिर भी इसने जैसे तैसे करते हुए जियांगन के इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। अब जियांगन के अटैक को ब्लॉक करते साथ ही इस असैसिन ने जियांगन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर दिया, मगर जियांगन शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए इसके स्लैश अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और एकदम से असैसिन के पीछे से आकर उसे खत्म कर चुका। अभी जियांगन ने एक असैसिन का काम तमाम किया ही था कि उतने में दूसरा असैसिन जियांगन के ऊपर टूट पड़ा, मगर उसी वक्त जुई बीच में आकर अपने हैमर से इस असैसिन को बचाने लगी। साथ ही साथ वो इस असैसिन से कह रहे थे कि 1v1 में तुम जैसे लोग कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जो कहने के बाद अपने हैमर से जुई एक जोरदार अटैक करते हुए इस असैसिन को पीछे पुश कर चुकी। उतने में ही जियांगन पीछे से आके इस असैसिन के अंदर अपना डैगर घुसा चुका, जिस वजह से इस असैसिन का भी काम यहाँ पे तमाम हो गया। उसी वक्त जुई जियांगन से मजाक करते हुए कहने लगी, हम लोग तुमसे कुछ घंटों के लिए दूर क्या हुए, तुमने तो ब्रेक थ्रू ही कर लिया। लगता है तुम अकेले अकेले सीक्रेट ट्रेजर्स का फायदा उठा रहे थे। तो जियांगन जुई से कहने लगा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा सा लकी था, इस वजह से मेरा लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। उतने में ही जियांगपेंग जियांगन के ऊपर हमला करने आ चुका, मगर जियांगन को जियांगपेंग के हमले से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो जियांगपेंग के अटैक को डॉज करते हुए उसे मुंह के बल गिरा देता है। तो जियांगपेंग जियांगन से कहने लगा, तुम मुझे मार नहीं सकते, हम दोनों भी क्लाउड ड्रीम पवेलियन के डिसाइपल्स है। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो क्लाउड ड्रीम पवेलियन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि क्लाउड ड्रीम पवेलियन में अपने ही फेलो डिसाइपल्स को मारना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। अगर तुम्हें खुद की जरा भी परवाह नहीं तो अपनी बहन की सोचो, क्या तुम हमेशा उसे यहाँ से वहाँ भटकता हुआ देखना चाहते हो? जो सुनकर जियांगन जुई से पूछने लगा कि अब हमें इसका क्या करना चाहिए। तो जुई जियांगन से कहती है, हमें इसे पवेलियन मास्टर के पास लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इसे कैसे हैंडल करना है वो खुद तय करेंगी। अभी जुई जियांगन से ये कह रही थी कि तभी हम एक गोल्डन फॉक्स को देखते हैं, जो चुपके से एक अटैक करते हुए जियांगन को खत्म कर देता है। साथ ही साथ वो तुरंत ही यहाँ से गायब भी हो गया। तो जुई जियांगन से कहने लगी, क्या ये वही गोल्डन फॉक्स तो नहीं जिसको तुम ढूंढ रहे थे? जिसपे जियांगन कहता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी ये दोनों यहाँ पे इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी हम लान को देखते हैं, जो उड़ते हुए आके सीधा जियांगन से चिपक गया और कहने लगा, तुमने फिर से एक मर्तबा मेरी जान बचाई, पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। उसी वक्त हम शाओबाई को देखते हैं, जो जियांगन के पास आकर उससे कहने लगी, मुझे पता ही था कि तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तो जियांगन इनसे सवाल करते हुए पूछने लगा था, तुम दोनों ठीक तो हो? जिसपे लांग कहता है, भला हम दोनों को क्या हो सकता है, हम लोग तो मिस्टिक व्हाइट बैरियर के अंदर मौजूद थे। उतने में ही जुई कहने लगी, जल्दी चलो, हमें इस बारे में पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। जुई के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्टो के एल्डर हान के ऊपर आया, जो कि यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। उतने में ये गोल्डन फॉक्स आकर यहाँ पे एल्डर हान को सारी चीजें बताने लगा। वो कहने लगा, मास्टर हम जिस स्पिरिचुअल एनर्जी को सालों से लोगों को मारते हुए इकट्ठा कर रहे थे, वो स्पिरिचुअल एनर्जी जियांगन की वजह से एक्सप्लोड हो गई। और हाँ, मुझे आपको एक और चीज बताना है, मैंने ना जियांगपेंग को खत्म कर दिया है, क्योंकि यंग मास्टर लिनफेंग के कहने पर वो कुछ असैसिन्स के साथ जियांगन और मिस जुई को मारने जा रहा था, लेकिन जियांगपेंग इसमें नाकाम हो गया। तो इसी वजह से मुझे जियांगपेंग को खत्म करना पड़ा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो हमारी सारी प्लानिंग सबके सामने आ जाती। और हाँ, मुझे लगता है कि जियांगन के बॉडी में कुछ तो मिस्टीरियस है, क्योंकि जियांगन ने यांग स्पिरिचुअल एनर्जी के इस्तेमाल से अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुन के एल्डर हान गोल्डन फॉक्स से सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या जियांगन के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए मगर मुझे अब तक पता नहीं? तो गोल्डन फॉक्स कहने लगा, जियांगन के पास दो डिवाइन एबिलिटीज है, एक तो बर्जरक मोड और दूसरा शैडो शिफ्टिंग। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके पास इस तरह की खतरनाक डिवाइन एबिलिटी आई कहाँ से, क्योंकि इस तरह का डिवाइन एबिलिटी तो अभी के टाइम पे मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस तरह की डिवाइन एबिलिटी बस एंशिएंट टाइम के डिवाइन बीस्टों में हुआ करती थी। जो सुनने के बाद एल्डर हान समझ चुका था कि जियांगन के पास डिवाइन बीस्ट कुलड्रोन है। इस वजह से वो कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे डिवाइन बीस्ट कुलड्रोन जियांगन के पास ही मौजूद है। डिवाइन बीस्ट कुलड्रोन का सुनके तो गोल्डन फॉक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, अगर आपकी बात सही हुई तो इसका मतलब वो उन दोनों का डिसेंडेंट होगा। दोस्तों, गोल्डन फॉक्स किन दोनों की बात कर रहा है अभी के लिए हमें ये बताया नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में जरूर बताया जाएगा। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्टो के क्लाउड ड्रीम पवेलियन के ऊपर आया, जहाँ पर सभी एल्डर्स 3 मेरिडियन टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अब जैसे ही इन लोगों का डिस्कशन खत्म हुआ, वैसे ही पवेलियन मास्टर कहती है कि अब आप सभी यहाँ से अपने अपने जगह पर जा सकते हो। मगर उतने में ही हम यहाँ पर जियांगन और जुई को आते हुए देखते हैं, और जुई सभी लोगों से कह रही थी कि अभी यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। जो कहते साथ ही वो यहाँ पे स्टार तालिस्मान के बचे हुए टुकड़े को निकाल लेती है। इस हेवनली स्टार तालिस्मान को देखने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। सबसे ज्यादा तो लॉर्ड हान और लिनफेंग यहाँ पे हैरान हो रहे थे, क्योंकि इस तालिस्मान और डीमन को आजाद कराने के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। अब जुई पवेलियन मास्टर को हेवनली स्टार तालिस्मान देते हुए कहने लगी, ये तालिस्मान मुझे स्टार फॉर्मेशन के पास मिला, वही स्टार फॉर्मेशन जिसका यूज करते हुए मेरे फादर ने डीमन को कैद किया था। मेरे फादर के गुजर जाने के बाद इस हेवनली तालिस्मान को बनाने का तरीका बस आपको ही आता है। जो सुन के पवेलियन मास्टर जुई से कहने लगी, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक करके डीमन को आजाद
कर आया। पवेलियन मास्टर के इस बात पर जूही कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। तो अब जियांगन आगे आते हुए बात को संभालते हुए कहने लगा, पवेलियन मास्टर आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जूही तो बस गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स पर हमला करने वाले लोगों को पकड़ना चाहती है। वैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ स्टार फॉर्मेशन को बनाने का काम जूही के फादर यानी आपके हस्बैंड और एल्डर हान कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनके पास भी स्टार तालिस्मान को बनाने का तरीका मौजूद है। जो सुनकर एल्डर हान जियांगन से कहने लगे, बच्चे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने उस डीमन को स्टार फॉर्मेशन ब्रेक करके आजाद कराया? भला मैं अपने ही लोगों के लिए परेशानियां क्यों खड़ी करूंगा? देखो तुम यहाँ पर बिना मतलब के पवेलियन मास्टर और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तो जियांगन कहने लगा, हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, हम बस फैक्ट्स को आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे तो आप अपनी बेगुनाही साबित कीजिए। जो सुन के पवेलियन मास्टर कहने लगी, जिस दिन स्टार फॉर्मेशन ब्रेक हुआ था उस दिन मैं इन दोनों एल्डर्स के साथ मीटिंग में थी, चाहे तो तुम इन दोनों एल्डर से भी पूछ सकते हो। उतने में ही एल्डर हान जियांगन से कहने लगा, उस दिन मैं सेकुलेजन में था, चाहो तो तुम मेरे मेंशन के लोगों से भी पूछ सकते हो। जिसपे जियांगन एल्डर हान से कहता है कि आपके मेंशन के लोग आपकी ही साइड लेंगे क्योंकि वो लोग आपके ही लोग हैं। वैसे भी गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स पर अटैक होने वाला मामला कोई इजी मामला नहीं। जब हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ था तो उस वक्त ग्रैंड एल्डर की ग्रैंड डॉटर भी हमारे साथ मौजूद थी, इसलिए हम बिना कोई पुख्ता सबूत के आप पर यकीन नहीं कर सकते। जियांगन की बात सुनकर लिनफेंग जियांगन से कहने लगा, तुम जानबूझकर मेरे एल्डर हान को टारगेट कर रहे हो। तो जियांगन उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहता है, मैं एल्डर हान को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो बस एल्डर हान से सबूत मांग रहा हूँ। अगर वो अपनी इनोसेंस को साबित कर दे तो भला मैं उन्हें क्यों टारगेट करूंगा। जियांगन की बात सुनने के बाद एल्डर हान भी यहाँ पर थोड़े सीरियस हो गए, मगर उतने में ही यहाँ पर दो डिसाइपल्स आ गए जो कि पवेलियन मास्टर को जियांगपेंग के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। वो कहने लगे कि पिछली रात हमने जियांगपेंग को कुछ मास्क पहने हुए लोगों के साथ मिलकर माउंटेन पे जाते हुए देखा था। हमें नहीं पता कि जियांगपेंग आखिर माउंटेन की तरफ क्यों गया। ये सब देखकर जियांगन मनी मन सोचते हुए कहने लगा था, एल्डर हान तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला, उसने पहले ही सारी चीजें तैयार करके रखी थी। उतने में ही पवेलियन मास्टर जियांगन और जूही से सवाल करते हुए पूछने लगी थी, तुम लोगों पर भी अटैक करने वाले मार्क्समैन ही थे, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? पवेलियन मास्टर का ये कहना ही था कि तभी ये बंदा पवेलियन मास्टर से कहने लगा, कुछ दिन पहले मैंने जियांगपेंग को एल्डर हान के रूम में जाते हुए देखा था। जो सुन के ये एल्डर पवेलियन मास्टर से कहने लगता है, मुझे लगता है कि जब एल्डर हान सेकुलोजन में होंगे तब जियांगपेंग ने उनके रूम से हेवनली तालिस्मान चुरा लिया होगा। जो सुन के जूही बीच में आते हुए कहती है, किसको पता कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या सच। तो ये दोनों बंदे कहने लगे कि 3 मेरिडियन टूर्नामेंट काफी ज्यादा करीब आ चुका, इसलिए हमें लगता है कि जियांगपेंग कंपटीशन को कम करने के लिए अपने अपोजिशन को रास्ते से हटाना चाहता होगा। जो सुन के पवेलियन मास्टर इन दोनों से कहती है, ठीक है तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। पवेलियन मास्टर की बात सुन के ये दोनों यहाँ से जाने लगे। वहीं पे एल्डर हान तो मनी मन मुस्कुरा रहा था। उतने में ही पवेलियन मास्टर जूही और जियांगन से सवाल करते हुए पूछने लगी थी, जियांगपेंग किधर पे है? तो जियांगन बताने लगा कि जियांगपेंग को एक गोल्डन फॉक्स ने खत्म कर दिया। जियांगन की बात सुनकर लिनफेंग दोबारा से बीच में टपकते हुए कहने लगा, भला तुम किस गोल्डन फॉक्स की बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुमने ही जियांगपेंग को खत्म कर दिया होगा। ये सुनकर जूही अपनी मदर यानी कि पवेलियन मास्टर से कहने लगी, जब जियांगपेंग को गोल्डन फॉक्स ने मारा तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये सुनकर लिनफेंग जूही से कहता है, तुम जियांगन की दोस्त हो, साथ ही साथ जियांगन तुम्हारे ही स्क्वाड का मेंबर है, इसलिए तुम जरूर से उसकी साइड ले रही हो। जो सब कहने के बाद वो पवेलियन मास्टर से कहने लगता है कि भले ही जियांगपेंग गिल्टी था, मगर जियांगन को कोई भी हक नहीं बनता कि वो जियांगपेंग को खत्म कर दे। जियांगपेंग को पनिश करने का हक सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट हॉल को था, इसलिए अब आपको जियांगन को पनिश करना होगा फेलो डिसाइपल को मारने के जुर्म में। जो सुनकर जियांगन लिनफेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही जियांगपेंग को मारा? रूल्स तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई डिसाइपल अपने फेलो डिसाइपल को जानबूझकर फंसाने की कोशिश करे तो उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब जियांगन को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख लिनफेंग काफी ज्यादा घबरा गया। वो घबराहट के मारे तुरंत ही एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए जियांगन को फंसा लेता है। जो देखकर जूही अपने हैमर को समन करते हुए लिनफेंग से कहने लगी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी पवेलियन हॉल के अंदर मसला क्रिएट करने की? जल्दी से जियांगन को फॉर्मेशन से आजाद करो। तो लिनफेंग जूही से कहता है, अब तो जियांगन मरने के बाद ही इस फॉर्मेशन से आजाद होगा। जो सुनकर जियांगन लिनफेंग से कहने लगा, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम्हें मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि ये मामूली सा फॉर्मेशन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस फॉर्मेशन से बाहर निकलूंगा, वो भी जिंदा सही सलामत। जो कहते साथ ही जियांगन यहाँ पे अपने हेवनली आई को एक्टिवेट कर चुका। जियांगन के पास हेवनली आई एबिलिटी को देख सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए और ये एल्डर कह रहे थे कि हेवनली आई एबिलिटी एक बंदा तभी एक्टिवेट कर सकता है जब उसकी कल्टीवेशन हेवनली ह्यूमन रियलम पे हो। अभी इन एल्डर का ये कहना ही था कि तभी हम जियांगन को देखते हैं जो अपने हेवनली आई एबिलिटी का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को ढूंढ चुका। साथ ही साथ वो इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट पे अटैक करते हुए इसको ब्रेक कर चुका। साथ ही साथ वो लिनफेंग को चिढ़ाते हुए कहने लगा, क्या यही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था? क्या तुम इसी का यूज करते हुए मुझे खत्म करने वाले थे? जियांगन की बात सुनकर लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही जियांगन पर ये कहते हुए हमला कर देता है कि अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। तो जियांगन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर ही उल्टा भारी पड़ गया। वो उसको घायल करते हुए जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ वो उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए कहने लगा था, तुम जैसे चोमू इंसान को अगर 100 बार भी चांस दिया जाए ना मुझे खत्म करने का, तब भी तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। जो कहके लिंगटियन उसे अपने डैगर से मारने जाने लगा। उतने में ही हम लॉर्ड हान को देखते हैं जो अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए
जियांगन पर हमला कर देता है, मगर उसी वक्त जियांगन के पीठ पीछे एक डिफेंसिव शील्ड बन जाता है, जिस वजह से लॉर्ड हान का अटैक जियांगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जियांगन की ऐसी खतरनाक पावर्स को देख ये सभी एल्डर्स और पवेलियन मास्टर भी हैरान हो गई। वहीं पे ग्रैंड एल्डर कह रहे थे कि जियांगन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। उतने में ही जियांगन लिनफेंग को छोड़ देता है, क्योंकि वो तो बस उसे डरा रहा था। तभी लॉर्ड हान पवेलियन मास्टर से कहने लगा, जियांगन अपने फेलो डिसाइपल को मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए आपको जस्टिस करना होगा। तो ये एल्डर भी पवेलियन मास्टर से कहने लगा, हाँ आपको जियांगन को पनिश करना होगा। तो जियांगन अपनी सफाई में कहने लगा, सबसे पहले मुझ पर लिनफेंग ने हमला किया, जिस वजह से मुझे मजबूरन अपने डिफेंस में लिनफेंग पर हमला करना पड़ा। और बात रही जियांगपेंग की, तो उसे मैंने नहीं मारा, उसे मारने वाला एक गोल्डन फॉक्स था, और इस बात को आज नहीं तो कल मैं साबित कर ही रहूंगा। तो पवेलियन मास्टर कहने लगी, सच सबके सामने है, जियांगपेंग ने क्राइम किया और अब वो मारा जा चुका, इसलिए अब उसकी यहाँ पे कोई भी बात नहीं होगी। वैसे लिनफेंग ने आज जो यहाँ पे किया वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं, इस वजह से उसे 1 महीने के लिए प्रिजन में रहना होगा। और अगर बात की जाए एल्डर हान की, तो मैं मानती हूँ कि उनसे गलती हुई, वो स्टार तालिस्मान को संभालने में फेल हो गए, मगर पवेलियन में उनका कंट्रीब्यूशन देखते हुए उन्हें इस चीज की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो फिर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो कहने के बाद पवेलियन मास्टर जियांगन को एक हेवनली ग्रेड का ब्लेड मैनुअल देते हैं, जिसको लेने के बाद जियांगन काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर ये एल्डर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो पवेलियन मास्टर से कहने लगा कि हम ये मैनुअल जियांगन को नहीं दे सकते, क्योंकि जियांगन की कल्टीवेशन अभी बस मिस्टिक वॉइड रियलम पे है। तो पवेलियन मास्टर कहती है, जियांगन का टैलेंट उसकी कल्टीवेशन से ज्यादा है, उसने जो अभी पावर शो की वो काबिले तारीफ है। मुझे यकीन है कि जियांगन ब्लेड मैनुअल को अच्छी तरह से समझ जाएगा और मास्टर कर लेगा। वहीं पे ये दोनों एल्डर्स जियांगन से इंप्रेस होकर जियांगन की तारीफ करने लगे। लेकिन जो लिनफेंग था उसे तो जियांगन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए मनी मन कहने लगा, आज की इस बेइज्जती को मैं हमेशा याद रखूंगा और फ्यूचर में तुम्हें इसका 10 गुना लौटाऊंगा। वो भी यहाँ पे इसी तरह से गुस्सा हो रहा था कि तभी हम जियांगन को देखते हैं, जो ब्लेड मैनुअल के लिए पवेलियन मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगा। तभी पवेलियन मास्टर कहती है, आज के लिए इतना काफी है, तो आप सभी अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर सभी एल्डर्स यहाँ से चले गए, तो जियांगन और जूही भी यहाँ से जाने लगे। वहीं पे पवेलियन मास्टर तो खुश होते हुए कह रही थी, अब हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन के पास एक ऐसा डिसाइपल है जो बहुत ही जल्द पवेलियन के ग्लोरी को ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। उनके ये कहते ही हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैटरिंग द गैलेक्सी के पार्ट 5 को। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम जियांगन को देखते हैं, जो डिमोनिक बीस्टों को हंट कर रहा था, ताकि वो उनके कोर को मार्केट में बेच के कुछ पैसे अर्न कर सके, और वो अपने लिए इन पैसों से पिल्स खरीदेगा। जो सब देख के शाओबाई जियांगन से कहने लगी, तुम बस यहाँ पर अपने बारे में ही सोच रहे हो, जबकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम हाई ग्रेड के मॉन्स्टर्स का ब्लड लाकर मुझे दोगे। तो जियांगन शाओबाई से कहने लगा, जरा सब्र रखो, तुम्हें पता भी है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ये सब मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि जब मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाए तब मैं हाई ग्रेड के मॉन्स्टर से फाइट करके उनका ब्लड तुम्हें ला कर दे सकूं। अगर मैं अपने अभी के इस कल्टीवेशन से हाई ग्रेड के मॉन्स्टर से फाइट करने गया तब तो मैं वापस ही नहीं आ पाऊंगा। जिसपे शाओबाई जियांगन से कहने लगी, मुझे पहले से ही पता था कि तुम इसी तरह के बहाने बनाओगे। अभी शाओबाई जियांगन से ये कह रही थी कि उतने में ही यहाँ पर लांग आ गया, तो इसी वजह से शाओबाई अपने पीक वाले फॉर्म में आ जाती है। अब लांग जियांगन को यहाँ से ले जाते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें डार्क सिटी घुमा कर आता हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर डार्क सिटी के ऊपर आया, जहाँ पर लांग और शाओबाई डार्क सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे। उतने में ही लांग को एक स्ट्रीट आर्टिस्ट दिखाई दिया, तो वो उसके पास जाकर पोज देते हुए उससे अपना पेंटिंग बनवाने लगा। इस पेंटर को देखकर लग रहा था कि जैसे कि वो सचमुच में कोई बड़ा ड्राइंग आर्टिस्ट है, मगर जब लांग ने इसके ड्राइंग को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, आखिर तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, ये तुमने मेरा कैसा पिक्चर बनाया, मुझे तो लगा था कि तुम एक कमाल के आर्टिस्ट होगे, मगर ये देखकर अब लगता है कि तुम्हें आर्टिस्ट नहीं खेती बाड़ी करना चाहिए। लांग को यहाँ पर ये पेंटिंग पसंद नहीं आ रही थी कि वहीं पे शाओबाई को ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो लांग कहने लगा, तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल तुम्हारी तरह ही घटिया है। उतने में ये स्ट्रीट आर्टिस्ट लांग से इस पेंटिंग के पैसे मांगने लगा, मगर लांग तो पैसे देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो ये बंदा कहने लगा, यंग मास्टर भले ही आप मेरी पेंटिंग के पैसे मत दो, लेकिन जो मैंने इतना वक्त लगाकर आपका पेंटिंग बनाया उसका तो मुझे पैसा मिलना चाहिए ना। जो सुनने के बाद फाइनली लांग ने इसको कुछ पैसे दे दिए। तो ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया, साथ ही साथ वो लांग की तारीफ करने लगा। गाइज आप लोग इस बंदे को एंड तक याद रखना, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर इसका एक बहुत ही अहम रोल होने वाला है। उतने में ही हम जियांगन को देखते हैं, जो लांग से कहने लगा, चलो अब हमें यहाँ से ट्रेजर पवेलियन जाना है, क्योंकि मैंने डिमोनिक कोर्स को बेच दिया है, इस वजह से अब मुझे वहाँ से पिल्स खरीदने होंगे। जो सुन के तुरंत ही लांग जियांगन के पास आ गया और वो जियांगन से सवाल करते हुए कहने लगा था, ब्रदर क्या तुम मुझे बताओगे नहीं तुम्हें कितने पैसे मिले। तो जियांगन कहने लगा, ज्यादा नहीं, बस इतने पैसे तो मिल गए कि मैं उनसे मेडिकल पिल्स खरीद सकता हूँ। अब रास्ते में चलते हुए जियांगन को लॉर्ड हान दिखाई देता है, जिसके सामने एक बंदा उससे रहम की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था कि लॉर्ड मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपके पैसे बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। जिसपे लॉर्ड हान कहने लगा, मैं पहले ही तुम्हें बहुत वक्त दे चुका, अब मैं बिल्कुल भी सब्र नहीं कर सकता। अगर अब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा नहीं सकते तो फिर उसके बदले मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा हूँ।
हूँ। जो कह के लॉर्ड हान ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो जाकर उसकी बेटी को कैप्चर कर ले। ये सुन के तुरंत ही इसके आदमी उस बंदे की बेटी को उससे अलग करने लगे, जो देखकर लोग लॉर्ड हान को बुरा भला कहने लगे। वो कहने लगे थे ये बंदा कितना ज्यादा क्रूअल है, ये तो एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहा। वहीं पे ये बच्ची लॉर्ड हान के आदमियों के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो जोरों से यहाँ पे चिल्लाने लगी, जो देखने के बाद जियांगन को इन दोनों बाप बेटी पे तरस आने लगा। इस वजह से जियांगन बीच में आते हुए लॉर्ड हान से कहने लगा, भला तुम एक बच्ची को उसके बाप से कैसे जुदा कर सकते हो? क्या तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? जियांगन को देख ये बंदा जियांगन के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, यंग मास्टर मुझे और मेरी बेटी को बचा लीजिए। उतने में ही हम लॉर्ड हान को देखते हैं जो जियांगन से कहने लगा, तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। जो सुनकर लांग ढोल पीटकर यहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा करने लगा। वो कहने लगा, जरा इस ओल्ड मैन को देखो, ये इन दोनों बाप बेटी को परेशान कर रहा है, साथ ही साथ डार्क सिटी के रूल्स को ब्रेक करते हुए यहाँ पे फाइट भी करना चाहता है। अब लॉर्ड हान जैसे ही देखता है कि लांग यहाँ पे और भी लोगों को इकट्ठा कर रहा है, तो वो तुरंत ही अपना गेस्चर बदलते हुए जियांगन से कहने लगा, इस बंदे के ऊपर मेरे 1 मिलियन उधार है, जो कि अगर तुम लौटा देते हो तो फिर मैं इन दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। अदरवाइज तुम्हारे पास इसके अलावा एक और ऑप्शन है, तुम चाहो तो मेरे साथ गैम्बलिंग हॉल में स्टोन्स की गैम्बलिंग कर सकते हो, जिसमें अगर तुम जीते तो फिर तुम्हें पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं इन दोनों को भी छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम गलती से हार गए तो फिर तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बोलो क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? लॉर्ड हान के शर्तों को सुन के तो लांग कहने लगा, ब्रदर इस बंदे की बात मत सुनो, क्योंकि ये तो बस हमें यहाँ पे मारना चाहता है। तो शाओबाई भी जियांगन से कहने लगी, तुम्हें यहाँ पे कोई भी गैम्बलिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, मैं तो कहती हूँ कि तुम जाकर इस ओल्ड मैन का मुंह तोड़ दो। मगर हम जियांगन को देखते हैं जो लॉर्ड हान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका। तो इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट के गैम्बलिंग हॉल के अंदर आया, जहाँ पे गैम्बलिंग चल रही थी स्टोन्स की, जिसमें कि एक बंदा स्टोन गैम्बलिंग में हार गया क्योंकि उसे ग्रीन क्रिस्टल मिला। इस वजह से वो उदास होते हुए कहने लगा था, मेरी तो यहाँ पे किस्मत ही खराब है, कब से मुझे यहाँ पे बस ग्रीन क्रिस्टल ही निकल रहा। उतने में ही हम एक वुमेन को देखते हैं जो कहने लगी, कल रात मुझे सपना आया था कि मुझे आज के दिन पर्पल कलर का क्रिस्टल मिलेगा, इसलिए चलो जल्दी से मेरा भी स्टोन तैयार करो। अभी वो यहाँ पे ये कह रही थी कि उतने में हम जियांगन को यहाँ पे आते हुए देखते हैं और जियांगन को अपने सामने यहाँ पे काफी सारे स्टोन क्रिस्टल दिखाई देते हैं। मगर वो जाकर इन स्टोन्स में से सबसे छोटा स्टोन सेलेक्ट करता है, क्योंकि जब उसने अपनी हेवनली आई से इस स्टोन को देखा था तो इसके अंदर से पर्पल ऑरा निकल रहा था, जिस वजह से जियांगन समझ चुका था कि इसके अंदर पर्पल ग्रेड का क्रिस्टल निकलेगा। साथ ही साथ वो हेवनली आई की इस एबिलिटी से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हुआ। वो कहने लगा, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर भी मेरी हेवनली आई काम कर जाएगी। उतने में ही लॉर्ड हान ने अपने 3 स्टोन्स को प्रिपेयर कर लिया था, जिन स्टोन्स का यूज करते हुए वो जियांगन के साथ गैम्बलिंग कंपटीशन करेगा। हालांकि लॉर्ड हान ने इसे खुद सेलेक्ट नहीं किया, इसको सेलेक्ट करने वाला ये मास्टर लू था, जो कि स्टोन्स को चुनने का एक माहिर एक्सपर्ट है। तभी लॉर्ड हान कहने लगा कि मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से इन स्टोन्स को कट करो, मुझे और भी काफी सारे कामों को देखना है। जो सुन के गैम्बलिंग हाउस का ओनर तुरंत ही अपने आदमी को लॉर्ड हान के स्टोन को कट करने का ऑर्डर देता है। तो ये बंदा एक कटर की मदद से इस स्टोन को कट कर चुका, जिस वजह से इसके अंदर से येलो क्रिस्टल निकलता है, जिसकी कीमत 2 मिलियन थी। जो देखने के बाद तो यहाँ मौजूद लोग मास्टर लू की तारीफ करने लगे। उतने में ही लॉर्ड हान इस आदमी को दूसरे स्टोन को भी कट करने को बोलता है। तो ये बंदा तुरंत ही अपने कटर का यूज करते हुए इस स्टोन को भी कट कर चुका, जिसके अंदर से रेड कलर का क्रिस्टल निकलता है, जिसकी कीमत 10 मिलियन थी। जो सब देखने के बाद लॉर्ड हान जियांगन से कहने लगा, इस फील्ड में मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ जिस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए थे, इसलिए तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम स्टोन्स की गैम्बलिंग में मुझे हरा दोगे। इतने महंगे महंगे क्रिस्टल्स को देख लांग यहाँ पे परेशान होने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो हार गए तो फिर उनका मरना तय है। लांग को परेशान होता देख जियांगन उसे शांत रहने को बोलता है, क्योंकि अभी तक ये गैम्बलिंग खत्म नहीं हुई। उतने में ही हम शाओबाई को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े स्टोन्स को सेलेक्ट करते हुए इसे कट करने को बोलती है। तो जब कटिंग मास्टर इस स्टोन को कट करता है तो इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, ये बस एक फालतू सा नॉर्मल पत्थर था। जो देखने के बाद यहाँ मौजूद लोग शाओबाई का मजाक उड़ाने लगे। वहीं पे लॉर्ड हान भी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उतने में ही लांग कहता है, बुढ़ऊ तुम्हें अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी मेरा भी टर्न बाकी है, इसलिए जरा सब्र करो। जो कहने के बाद लांग ने भी अपने स्टोन को कटिंग मास्टर से कट करवा लिया, जिसके अंदर से येलो क्रिस्टल निकलता है, जिसकी कीमत 2 मिलियन थी। लेकिन फिर भी ये लोग लॉर्ड हान से अभी काफी ज्यादा पीछे है। जो देखने के बाद लांग यहाँ पर अपना माथा पकड़ लेता है। तो जियांगन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम्हें इतने में ही परेशान नहीं होना चाहिए, तुम बस मुझ पर यकीन रखो, हम जरूर जीतेंगे। जियांगन का भी ये कहना ही था कि तभी लॉर्ड हान अपने 3rd स्टोन को भी कट करने का ऑर्डर देता है। तो ये बंदा तुरंत ही 3rd स्टोन को कट करने लगा, जिसके अंदर से ब्लू कलर की रोशनी रिलीज हो रही थी और इसकी कीमत पूरे के पूरे 80 मिलियन है। ये देख के तो लॉर्ड हान और भी ज्यादा खुश होने लगा, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब वो जियांगन को हरा के जीतने वाला है। मगर वो कहते हैं ना, जो जितना जल्दी खुश होता है वो उतना जल्दी रिग्रेट भी करता है। तो बस लॉर्ड हान के साथ अभी वही होने वाला था, क्योंकि उतने में ही हम इस कटिंग मास्टर को देखते हैं जो कहने लगा कि आखिर इस स्टोन के अंदर से ब्लैक वाटर क्यों निकल रहा। जो सुनकर तो लॉर्ड हान तुरंत ही इस कटिंग मास्टर से
कहता है कि जल्दी से इसे पूरा कट करो। तो अब जब इस स्टोन को पूरा कट किया जाता है तो पता चलता है कि इसको तो गोल्डन डिवोरिंग इंसेक्ट्स ने अंदर से खा लिया है, जो देखने के बाद लांग लॉर्ड हान का मजाक उड़ाने लगा क्योंकि अब इस स्टोन की कोई भी कीमत नहीं। उतने में ही लोग यहाँ पे लांग से कहने लगे तुम्हें यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी तुम लोगों को पूरे 10 मिलियन के गैप को पूरा करना है, जो तुम शायद ही कर पाओ। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम जियांगन को देखते हैं जो कटिंग मास्टर को अपने स्टोन को कट करने को बोलता है। तो अब जैसे ही जियांगन के स्टोन को कट किया गया वैसे ही उसके अंदर से बहुत ही तेज पर्पल रोशनी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ ये स्टोन बहुत ही तेजी से हिल भी रहा था, जो देखने के बाद तो यहाँ मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उतने में ही मास्टर लू इसे पहचान चुके। वो कहने लगे ये तो हेवन ग्रेड का पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल है, प्लस इसके अंदर ड्रैगन और टाइगर की स्पिरिट भी मौजूद है, जिस वजह से ये पत्थर यहाँ पे अजीब तरह से बिहेव करते हुए हिल रहा है। और अब इसकी कीमत टोटल 1 बिलियन से भी ऊपर की है। जो सुनने के बाद तो इस वुमेन को यहाँ पे रिग्रेट होने लगता है। वो रिग्रेट करते हुए कहने लगती है मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ, मेरे आंखों के सामने ही ये पत्थर मौजूद था, मैंने इसे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखा, बट फिर भी मैंने इसे नहीं खरीदा। सच में लगता है कि मेरे अकल पे पर्दा पड़ चुका है, काश कि मैं इस क्रिस्टल को खरीद लेती तो आज मैं एक बिलियनर होती। अब ये वुमेन यहाँ पे इसी तरह की बातें करते हुए पछता रही थी कि वहीं दूसरी तरफ हम लॉर्ड हान को देखते हैं जिसके तो होश उड़ चुके क्योंकि वो जीती हुई बाजी हार चुका। उतने में इस गैम्बलिंग हाउस का ओनर जियांगन के पास आकर उसे इस क्रिस्टल के पूरे 1.4 बिलियन देने के लिए तैयार हो गया। जो चीज सुनने के बाद तो लोग यहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पे जियांगन भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका। अब तुरंत ही जियांगन अपने 1.4 बिलियन लेके यहाँ से जाने लगता है। साथ ही साथ वो सोचता है कि उसे तुरंत ही इस सिटी से निकलना होगा क्योंकि इतनी बड़ी रकम को देखकर किसी के भी दिल में लालच आ सकता है। मगर जाने से पहले जियांगन ने लॉर्ड हान को कहा था कि वो इन दोनों बाप बेटी को रिलीज कर दे क्योंकि लिंगटियन उसके बताए गए गैम्बलिंग शर्तों को पूरा कर चुका। तो अब लॉर्ड हान को ना चाहते हुए भी इन दोनों बाप बेटियों को रिलीज करना पड़ता है। वहीं पे जाते जाते शाओबाई और लांग लॉर्ड हान को चिढ़ाने लगे, जिस वजह से लॉर्ड हान की हालत खिसियाई बिल्ली जैसी हो गई। उतने में ही लॉर्ड हान के पास एक बंदा आया जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और ये बंदा वुल्फ क्लैन से बिलोंग करता है। इस बंदे को देखते साथ ही लॉर्ड हान के गार्ड्स तुरंत ही लॉर्ड हान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ गए। तो ये बंदा लॉर्ड हान से कहने लगा आपको यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ पे आपके भलाई के लिए ही आया हूँ। अभी इस बंदे का ये कहना ही था कि तभी ये लड़की लॉर्ड हान को आंख मारने लगी, जिस वजह से लॉर्ड हान इसके ऊपर फिदा हो गया। मगर लॉर्ड हान खुद को संभालते हुए इस बंदे से पूछने लगा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जो भी कहना है साफ साफ कहो क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो ये बंदा लॉर्ड हान से कहने लगा हमें अकेले में बात करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं। जो सुनने के बाद लॉर्ड हान इस बंदे के साथ अकेले में बात करने के लिए रेडी हो गया। उतने में ये बंदी दोबारा से लॉर्ड हान को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाने लगी, जिस वजह से लॉर्ड हान का ध्यान इस बंदे से हटकर इस लड़की के ऊपर आ गया। दोस्तों लॉर्ड हान के इस हरकत से आप समझ चुके होंगे कि ये बुढ़ऊ एक नंबर का ठरकी है। इस बुढ़ऊ की बस एक ही कमजोरी है और वो है लड़की। चाहे फिर लड़की छोटी हो या बड़ी, इस बुढ़ऊ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बुढ़ऊ की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लॉर्ड हान बस दिखने में ही बुढ़ऊ है लेकिन उसके अंदर का जोश अभी भी जवान है। इसी के साथ अब हम लॉर्ड हान और इस बंदे को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे ये बंदा लॉर्ड हान से कह रहा था कि मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, इसलिए क्यों ना हम दोनों हाथ मिलाकर काम करें। जिसपे लॉर्ड हान इस बंदे से कहने लगा आखिर तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, तुम बस इतना बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तो ये बंदा कहने लगा मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मुझे ना उस बंदे का 1.4 बिलियन चाहिए। तो लॉर्ड हान कहने लगा तुम्हारे पास जितनी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तुम 1.4 बिलियन उस बंदे से बहुत ही आसानी से छीन सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें मेरी जरूरत क्या पड़ गई। तो ये बंदा कहने लगा बस कुछ ही दिन की बात है और फिर 3 मरेडियन सेट कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि अगर क्लाउड ड्रीम पवेलियन मास्टर के लोगों की जीत हुई तो फिर तो पवेलियन मास्टर युआनमिंग की पावर पवेलियन में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद तो हान फैमिली का क्लाउड ड्रीम पवेलियन से पत्ता कट होने लगेगा। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लो तो फिर क्लाउड ड्रीम पवेलियन हान फैमिली के मुट्ठी में होगा और ऐसा करने के लिए मेरा वुल्फ क्लैन आप लोगों को फुल सपोर्ट करना चाहता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लॉर्ड हान कहने लगा हाँ मैं तुम्हारी बात तो समझ गया, तुम हमें सपोर्ट करना चाहते हो क्लाउड ड्रीम पवेलियन को टेक ओवर करने में, मगर मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम ये बिल्कुल भी फ्री में नहीं करोगे, इसलिए चलो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या इसके बदले। तो ये बंदा लॉर्ड हान के कानों में बस एक ही चीज कहता है और वो होता है ड्रैगन माइन। ड्रैगन माइन का सुन के तो लॉर्ड हान के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांगन और उसके दोस्तों के ऊपर आता है जो कि शॉपिंग कर रहे थे। दरअसल इन तीनों ने ज्वेलरी शॉप से एक एक हेयरबिन खरीदा था। वहीं पे शाओबाई तो कैंडी शेप वाला हेयरबिन खरीदती है क्योंकि उसे कैंडी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो लांग शाओबाई से कहने लगा अगर तुम मुझे बड़े भाई कहोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा कैंडी दिलाऊंगा। अभी लांग का ये कहना ही था कि उतने में ही 2 चोरों ने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, मगर वक्त रहते ही जियांगन इन दोनों को चोरों से बचा लेता है क्योंकि जियांगन पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। वहीं पे लांग तो इन दोनों चोरों को लाते मारने लगा। वो इन्हें लातों से मारते हुए कहने लगा तुम कमीने चोर, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर को लूटने की कोशिश करने की। उतने में ही हम इस जगह पर वुल्फ क्लैन के उसी बंदे की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो जियांगन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जियांगन बैंड होकर इस लड़की के अटैक को डॉज कर लेता है। तो
उसी वक्त ये लड़की जियांगन से कहने लगी तुम्हारी बड़ी सिस्टर बेमतलब में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह पैसों का बैग मेरे हवाले कर दो। जिसपे जियांगन इस लड़की को जवाब देता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो खुद आकर ले लो। जियांगन की बात सुनकर ये लड़की जियांगन से कहने लगी अब मजबूरन तुम्हारी बड़ी सिस्टर को पावर का इस्तेमाल करना होगा। जो कहते साथ ही उसने जियांगन के ऊपर हमला कर दिया, मगर जियांगन बहुत ही आसानी से इस लड़की के अटैक को डॉच करते हुए सीधा इसके ऊपर अपने नाइफ से हमला कर देता है। जियांगन की स्पीड को देखकर तो ये लड़की जियांगन से इम्प्रेस हो गई। इस वजह से वो बीच फाइट में ही जियांगन को आंख मारने लगती है। जो देखने के बाद लांग जियांगन से कहने लगा कि तुम इसकी फालतू हरकतों पर ध्यान मत दो, ये बस यहाँ पे तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रही है। अगर तुम यहाँ पे हार मान लोगे तो फिर हमारा बिलियनर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। लांग की बातों को सुनकर शाओबाई लांग से कहने लगी तुम यहाँ पे चिल्लाने के बजाय जाकर उसकी हेल्प क्यों नहीं करते। तो लांग कहने लगा था कि जियांगन इस लड़की के लिए अकेला ही काफी है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं अगर मैं फाइट में कूदा तो ये फाइट वन साइडेड हो जाएगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी इधर हम इस लड़की को देखते हैं जो जियांगन के ऊपर हमला करते हुए कह रही थी सच कहूं तो तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, अगर तुम मेरे दुश्मन ना होते तो फिर मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाती। जो सब सुन के लांग जियांगन से कहने लगा ब्रदर तुम इसके झांसे में मत आओ, भले ये लड़की खूबसूरत है मगर अभी के लिए ये हमारी दुश्मन है, इसलिए जल्दी से तुम इसे खत्म कर दो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी उसे कोई बुलाने लगा, मगर लांग इस पर ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि शाओबाई उसे बार बार परेशान कर रही। उतने में ही कोई लांग से कहने लगा जरा अपने पीछे देखो तुम्हें लूटने के लिए चोर आया है। ये सुन के लांग कहता है भाड़ में गया चोर। जब लांग ने ऐसा कहा तब वो जियांगन के फाइट को देखने में बिजी था, मगर जैसे ही उसे समझ आता है कि सचमुच में कोई उसके पीछे है तो वो जियांगन के फाइट को देखना छोड़ के पीछे देखने लगा, जहाँ पे उसे वही बंदा दिखाई देता है जिससे सुबह लांग अपनी पेंटिंग बनवा रहा था। और ये बंदा शाओबाई को कैप्चर किए हुए उसके गले पे नाइफ रखा हुआ था। इस बंदे को देखने के बाद लांग इससे कहने लगा आखिर तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, तुम तो सुबह पेंटिंग कर रहे थे ना। तो ये बंदा कहता है कि पेंटिंग करना तो मेरा साइड बिजनेस है, मेरा असली प्रोफेशन तो लोगों को लूटना है। उसके ये कहते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांगन और इस लड़की के फाइट के ऊपर आया, जहाँ पे जियांगन ने इस लड़की का पैर पकड़ लिया था। तो ये लड़की जियांगन से कहने लगी मैंने तो तुम्हें जेंटलमैन समझा था मगर तुम ये क्या गंदी हरकत कर रहे हो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी जियांगन इस लड़की को लात मारते हुए दूर पुश कर देता है। जियांगन के जोरदार लात की वजह से ये बंदी यहीं पे बेहोश हो गई। और इधर हम लांग को देखते हैं जो इस मोटे बंदे से शाओबाई को छुड़ाने के लिए मोल भाव करने लगा। वो कहने लगा कि मार्केट में एक पिक की कीमत 50 स्पिरिचुअल स्टोन्स है, तो कैसा रहेगा अगर मैं शाओबाई के बदले तुम्हें 50 स्टोन्स दूं। 50 स्टोन्स का सुन के भी ये बंदा यहाँ पे शाओबाई को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। तो लांग स्पिरिचुअल स्टोन्स को बढ़ाने लगा। वो कहने लगा मैं तुम्हें शाओबाई को छोड़ने के बदले 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगा। चलो 100 नहीं तो 200, क्या तुम्हें 200 भी नहीं चाहिए? ठीक है फिर तुम्हारे लिए 300 लगाता हूँ। देखो 300 स्पिरिचुअल स्टोन्स एक पिक के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, अगर तुम इतने में राजी नहीं हुए तो फिर मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दे सकता। तो ये मोटा बंदा लांग से कहने लगा क्या तुमने मुझे एड़ा समझ रखा है, मुझे 1.4 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए, अगर देना है तो दो वरना मैं इस पिक को खत्म कर दूंगा अभी के अभी यहीं पे। जो सुन के तो शाओबाई यहाँ पे परेशान होने लगी। वो डरते हुए कहने लगी अरे यार कोई तो मुझे इस मोटे से बचाओ। उसका भी ये कहना ही था कि तभी ये बंदा आइस में जम के नीचे गिर पड़ा। तो इसी मौके का फायदा उठा के लांग और शाओबाई तुरंत ही जियांगन के पास आ गए, जहाँ पे आने के बाद शाओबाई को पता चलता है कि उसे मोटे बंदे से बचाने वाली किन्यूवी है और किन्यूवी के साथ यहाँ पे ल्यूमैंग भी आया हुआ है। अब ल्यूमैंग और किन्यूवी को यहाँ पे देख लांग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उतने में यहाँ पर वुल्फ क्लैन के बंदे की एंट्री होती है और उसके साथ यहाँ पे कुछ बंदे भी आए हुए थे। अब ये वुल्फ क्लैन का बंदा जियांगन से कहने लगा मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। इस बंदे को यहाँ पे देख जियांगन इससे सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम कौन हो, जिसपे ये बंदा अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हारी मौत हूँ। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते तो है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना। ये यूट्यूब का एक न्यू फीचर है जिससे स्मॉल क्रिएटर्स को बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है।